क्वेश्चन नंबर 17 देखना पहले। क्वेश्चन 17 सी क्वेश्चन 17 में क्या था? रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 26-27 वाज फाइल्ड ऑन टाइम एज पर सेक्शन 139(1). सी जब सम रीड कर रहे होते हैं ना, स्टार्टिंग में ऐसे कैजुअली रीड करना चाहिए। अपना ऑब्जेक्टिव शुड बी टू फाइंड के पूछ क्या रहा है। ओके, स्टार्टिंग में नहीं एक एक चीज ध्यान से पढ़ने बैठे, एक एक नहीं इसका मीनिंग क्या है। कितने लोग क्या इतने बड़े सम में क्या हर चीज को एकदम ध्यान से ही पढ़ना होता है। लेकिन फर्स्ट रीडिंग में क्या है, ऊपर ऊपर से एक बार रीड करके देख लो पूछ क्या रहे, और एक बार मालूम पड़ा नहीं लो पूछ क्या रहे, फिर बाद में थोड़ा माइन्यूट रीडिंग कर सकते हैं। ओके, तो इधर क्या होता है, एक बंदे ने रिटर्न भरा था टाइम पे, कौन से एवाई का, 26-27, एंड प्रोसीडिंग वॉज टेकन अप फॉर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3). 143(3 मतलब रेगुलर असेसमेंट, और रेगुलर असेसमेंट मतलब चोरों को लेट पकड़ा कि टाइम पे पकड़ा, टाइम पे पकड़ा है। फिर लेटर ऑन द असेसिन नोटिस्ड सर्टन ओमिशंस एंड देयरफॉर फाइल्ड अ रिवाइज रिटर्न। असेसिन देखा यार यार कुछ चीजें मैं भूल गया हूं यार, तो उसने रिटर्न रिवाइज किया। लेकिन देखा कभी रिवाइज किया है? 20 फेब 2027। और मुझे बताओ एवाई 26-27 का लेट में लेट रिटर्न कब तक जाना चाहिए? 31 दिसंबर 2026 तक जाना चाहिए, है ना। रिटर्न का डेट्स तो एवाई के अंदर ही आता है ना, तो 31 दिसंबर 26 तक रिटर्न रिवाइज करना चाहिए। लेकिन भाई ने रिटर्न कब रिवाइज किया था? 20 फेब 2027, मतलब टाइम पे रिवाइज किया कि लेट लेट। फिर एओ ने क्या किया, एओ इग्नोर्ड द रिवाइज रिटर्न एंड फ्रेम्ड द ऑर्डर। लैंग्वेज पे ध्यान दो, ये सब नोटिस करते अपना भी लैंग्वेज डेवलप होता है। फ्रेम्ड द ऑर्डर, अपने तो क्या पास द ऑर्डर बोल देते हैं ना, फ्रेम्ड द ऑर्डर। नोटिस करोगे ना तो अपना धीरे धीरे लैंग्वेज भी डेवलप होगा। ऑब्जर्वेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग, कैसे लेकर फ्रेम्ड द ऑर्डर, एक बार ऑब्जर्व किया तो अपने भी लैंग्वेज में आएगा ना ऐसा वर्ड। तो क्या था, एओ फ्रेम्ड द ऑर्डर ऑन 25 अप्रैल 2027। मतलब एओ ने किया क्या ना, उसकी रिवाइज रिटर्न को सीधा इग्नोर ही कर दिया और ऑर्डर पास कर दिया। तो इज द एक्शन ऑफ एओ करेक्ट? करेक्ट। उसने रॉन्ग क्या किया है? सी उसने यही किया ना, रिवाइज रिटर्न को इग्नोर किया, तो करेगा ही ना। सी रिवाइज रिटर्न वैलिड कब होता है? ओनली इफ इट इज फाइल्ड लेटेस्ट अप टू 31 दिसंबर ऑफ द एवाई और बिफोर कंप्लीशन असेसमेंट विच इज अर्लियर। बट सिंस उसने रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया है, तो रिवाइज रिटर्न इज नॉट वैलिड। तो अगर रिवाइज करना वैलिड ही नहीं है तो उसको इग्नोर करके एओ ने ऑर्डर पास किया है, तो एओ सही है, एओ कोई गलत नहीं है। ओके, तो सी इधर आंसर में अपने को, मैंने बोला हर आंसर में अपने को पहले लीगल प्रोविजन लिखना होता है, फिर कंक्लूजन और एक सिचुएशन। पहले तो क्या लिखते, सिचुएशन लिखते, फिर लीगल प्रोविजन, फिर कंक्लूजन। तो इधर लीगल प्रोविजन कौन सा आएगा? रिवाइज रिटर्न का। एज पर सेक्शन 139(5) रिटर्न कैन बी रिवाइज विद इन up to 31 December of the AY और before completion of which is earlier। तो बोलना चाहिए कि इस केस में उसने रिटर्न रिवाइज थोड़ा लेट किया है, सो अकॉर्डिंगली एओ ने उसके रिटर्न को इग्नोर करके असेसमेंट कर दिया, तो एओ गलत नहीं है, सही है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखो। सी क्वेश्चन 18 है ना, इतना बड़ा पैराग्राफ मैं तुम लोग के साथ रीड करूं, एक से उसका कोई डाउट है? सी अभी उसने क्या किया, उसका डाउट क्या है कि मैंने ये क्वेश्चन 17 में रेगुलर असेसमेंट का प्रोविजन लिख दिया। नहीं ना, सी अपने को क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है समझना चाहिए। ये देखो लुक, इधर क्या लिखा है, एओ इग्नोरिंग द रिवाइज रिटर्न फ्रेम द ऑर्डर। उसने रिवाइज रिटर्न को इग्नोर करके ऑर्डर पास किया। फिर बोल रहे इज द एक्शन ऑफ एओ करेक्ट? तो एओ का एक्शन क्या था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एओ का एक्शन करेक्ट है कि नहीं। तो फिर सोचो कि एओ का एक्शन क्या था इस सम में, रिवाइज रिटर्न को इग्नोर किया। तो अपने वो देखना उसका रिवाइज रिटर्न को इग्नोर करना सही है कि गलत है। तो ऑब्वियसली रिवाइज रिटर्न की प्रोविजन लिखना है ना। तो इधर अपने रेगुलर असेसमेंट की थियरी लिख के मतलब क्या है, सी यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट आर दे आस्किंग, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिलीवर द आंसर। तो इधर पता है स्टूडेंट को, इज द एक्शन ऑफ एओ करेक्ट? तो एओ का ऐसा क्या एक्शन है जो सवाल उठाए कि सही है गलत है? तो उसका एक्शन इन लोग ने क्लियर लिखा है कि उसने रिवाइज रिटर्न को इग्नोर करके ऑर्डर पास किया। ओके, ऑर्डर पास किया वो तो ठीक है, लेकिन
इग्नोर किया रिवाइज रिटर्न को, तो वो सही है कि गलत है? तो सही है ना, कोई भी इग्नोर करेगा, क्योंकि रिवाइज रिटर्न की भी डेडलाइन है, तो रिवाइज रिटर्न का प्रोविजन लिखना मेन होता है। ओके, सी होमवर्क देने का पर्पस ही है ना बच्चों को कि पहले बच्चा ट्राई करे तो मालूम पड़े कि अपना दिमाग कैसे चलता है। और ठीक है, तुम्हारा हर बार रॉन्ग जाता चलेगा, वी आर नॉट लर्नेड, वी आर लर्निंग। एटलीस्ट नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं सिखाऊंगा तो राइट चीज दिमाग में सेट हो जाएगी, धीरे धीरे तुम लोग सीख सीख के ग्रो अप हो जाओगे। इसलिए हर बार अपना आंसर रॉन्ग जाता है ना, उससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। कई बार लगता है यार मैं तो क्या लिख रहा था, सर आंसर बोल रहे, सर सही बोल रहे, मेरी बुद्धि ऐसे क्यों नहीं चली, उसमें अपने को इतना डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक डायलॉग माइंड में याद रखना है, वी आर नॉट लर्नेड, वी आर लर्निंग। और लर्निंग के प्रोसेस में यही होता है। आज मैं सर बन के खड़ा हूँ इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ ना, मैं भी तो स्टूडेंट था, तो मेरे साथ भी यही होता था कि मैं सोचता कुछ और था, आंसर कुछ और आता था। सबके साथ होता है, बिकॉज वी आर नॉट लर्नेड, वी आर लर्निंग। फिर मेरे लिए भी क्या, बच्चा राइट करे रॉन्ग करे मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं, बच्चा कर क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे भगवान भी ऊपर से क्या देखते हैं, तू आउटपुट निकाल रहे, तेरा एक्शन, तेरा एफर्ट्स दिखना चाहिए हमको, एफर्ट दिखना, मुझे भी तुम्हारा एफर्ट दिखना चाहिए, बंदा ट्राई करके आया। बाकी एफर्ट निकाल डालने में तुम्हारा राइट हुआ रॉन्ग हुआ, इट्स ओके। ओके, अब ये क्वेश्चन 18 की ना इतनी बड़ी कहानी तुम लोग के साथ में रीड करूं, उसके बदले ना मैं वो कहानी अपने स्टाइल में तुमको बता देता हूँ। क्योंकि सी रीडिंग में क्या है, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, एक एक वर्ड है, तो यही चीज़ है ना, मैं अपनी स्टाइल में तुमको शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ। ये देखो मेरी स्टाइल में, मतलब ये देखो ऐसा लुक, ये देखो क्वेश्चन 18 ही है, तो उसकी कहानी मैंने इधर मेरे आईपैड में प्लॉट करके रखी है, तो उससे समझते हैं। तो सी क्वेश्चन 18 में दो इंसान के बारे में बात हुई है, नक्श और रमेश। दोनों के बारे में इनकम टैक्स वालों को कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। क्या इंफॉर्मेशन मिली? इनकम एस्केप होने की। जैसे नक्श के केस में तो होमवर्क करने वाले देखे होंगे, इंफॉर्मेशन वॉज फ्लैग्ड एज पर द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ सीबीडीटी, तो वहां से उनको मालूम पड़ा। और नक्श के केस में ना 4 ईयर की इंफॉर्मेशन मिली है। इंफॉर्मेशन मिली मतलब कुछ इनकम एस्केप होने की इंफॉर्मेशन मिली है, 4 साल को लेके इंफॉर्मेशन मिली है। और फिर उसका अप्रैल 26 में रीओपन किया इन लोग ने बाय सेंडिंग नोटिस अंडर सेक्शन 148। ये तुमको ये वाला सेंटेंस पढ़ो, क्वेश्चन में कहां लिखा, ये देखो, ये देखो क्या लिखा था, कैन दी असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 टू नक्श एंड रमेश। एक बार रमेश को जान दो ना, पहले नक्श की बात करते कि नक्श को 148 नोटिस अप्रैल 26 में इशू कर सकते कि नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अप्रैल 26 में नोटिस इशू कर सकते कि नहीं। कौन से नोटिस का पूछ रहा है? शो कॉज नोटिस वाला पूछ रहा है, स्टेप 1 वाला कि स्टेप 2 वाला? अपना स्टेप 2 अपनी थियरी में, नोटिस अंडर 148 का पूछ रहा है। तो अभी ये सब मत बोलो, तो 148A का क्या छोड़ना, सम जो पूछ रहा है उस पर फोकस कर। वो अपने को भी पता है कि 148 नोटिस इशू करने के पहले एक शो कॉज नोटिस देना पड़ता है। अब उसकी उन लोग बात ही नहीं करे तो सोच भी मत। इन लोग क्या पूछ रहे हैं, 148 वाला नोटिस अप्रैल 26 में इशू कर सकते कि नहीं, तो उसके लिए टाइम लिमिट का नॉलेज होना चाहिए। बताओ 148 का नोटिस कर करके कब तक कर सकते हैं? 3 years 3 months। और अगर एस्केप्ड इनकम 50 lakhs और मोर है तो 5 years 3 months। तो चेक करना है, अगर वो टाइम अपने पास है तो आंसर है हाँ कर सकते हैं नोटिस। लेकिन वो टाइम निकल चुका, कौन सा टाइम, 3 years 3 months निकल चुका, तो क्या बोलना चाहिए, नोटिस इशू नहीं कर सकते। तो अपने को चेक करना पड़ेगा ना। उसी नक्श के केस में ये 4 AY के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, तो सबका 148 वाला टाइम लिमिट गिनो, क्या था, 3 years 3 months। सी मैं 5 years क्यों नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि अमाउंट दिया ही नहीं है। नक्श के केस में तुम लोग सम देखोगे ना, होमवर्क करने वाले पढ़े होंगे ना, अमाउंट दिया ही नहीं है। रमेश का जो केस है ना उसमें अमाउंट दिया है, लेकिन उसकी मैं बात बाद में करूंगा। उसी नक्श के केस में मेरे को बताओ ये AY कब तक रीओपन हो सकता है? इसमें 3 साल जोड़ने पड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, 30th June 26।
सी मैंने किया 23 में +3 कर दिया 26 आ गया, लेकिन 31 मार्च नहीं बोलूँगा, 30 जून, क्योंकि 31 मार्च को तो डॉट 3 साल होंगे, लेकिन 3 साल 3 महीने। तो सी ये इसका लेटेस्ट डेट है नोटिस भेजने का, और हम लोग कब नोटिस भेजने का सोच रहे देखो, अप्रैल 26, तो अप्रैल 26 तो 30 जून 26 के पहले ही है, तो हम लोग भेज सकते हैं, मतलब AY 22-23 के लिए नोटिस भेज सकते हैं, बिकॉज वी हैव टाइम। अपने तो 30 जून तक भेज सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो 30 जून छोड़ो अप्रैल में भेज सकते हैं पूछा, तो अप्रैल तो पहले ही आ रहा है। तो सी इसके लिए मैंने देखो कैसे किया, टिक मार्क किया है। टिक मतलब नोटिस सेंड कर सकते। फिर इसका 3 ईयर्स 3 मंथ्स कब एक्सपायर होगा, AY का एंड देखते हैं ना, 24 में 3 साल ऐड किया तो 27 हो गया, तो 30 जून 27, और 30 जून 27 तो अभी तो बहुत टाइम है आने को, अपने तो अप्रैल 26 में इश्यू करने का सोच रहे हैं, तो कर ही सकते हैं ना, तो इधर भी देखो मैंने टिक किया है। फिर AY 24-25, सो AY के एंड से 3 ईयर्स 3 मंथ्स गिनना है, तो इसका एंड 2025 से, तो 3 साल ऐड किया 2028 आ गया, तो 30 जून 2028, तो 30 जून 2028 तक नोटिस भेज सकते हैं, तो अपने तो 26 में भेजने का सोच रहे हैं, तो ये भी भेज सकते हैं नोटिस, ओके। लेकिन सी इसके लिए तुम लोग ने नोटिस किया एक, ये कौन सा AY है, 25-26, इसके लिए आंसर है ये नोटिस नहीं भेज सकते। क्यों मालूम है, क्योंकि 148 नोटिस इज फॉर रीओपनिंग। रीओपन कब करना पड़ता है, जब केस क्लोज हो जाता है, लेकिन ये केस अभी भी अलाइव पड़ा है। तुम लोग मालूम है हर AY के बाद 12 महीने तक केस ताज़ा रहता है। वो अपना एकदम स्टार्टिंग में जो 12 महीने का रट लगा रखा था, मैंने फर्स्ट लेक्चर से ही बोल रखा है, तो कोई भी AY के बाद 12 महीने तक वो केस अलाइव रहता है, लेकिन 12 महीने में गवर्नमेंट एक्ट नहीं करती तब बोलते हैं एस्केप्ड हो गया, ओके। तो सी ये AY 25-26 है, तो इसके बाद 12 महीने निकालो, इसका 12 महीना कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2027, तो 31 मार्च 2027 तक तो एस्केप्ड बोल ही नहीं सकते, रेगुलर असेसमेंट कर सकते, और बंदा कोऑपरेट ना करे तो बेस्ट जजमेंट कर सकते। तो अगर वो कर सकते तो वो करो ना। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सेकेंड ऑप्शन होता है, कि अगर हम लोग टाइम पे एक्शन ना ले पाए तब बोलते हाय राम ये तो एस्केप हो गया, तब 147 में जाते। गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, रेगुलर असेसमेंट, एंड इफ ही डजंट कोऑपरेट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बट टू डू दैट वी शुड हैव टेकन एक्शन ऑन टाइम, और टाइम मतलब 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY, तो अपने AY से 12 मंथ्स गिनोगे तो 31 मार्च 2027 तक है, तो 2027 31 मार्च तक तो हम लोग टाइमली एक्शन ही ले सकते। तो फिर 148 नोटिस भेजना सरासर गलत है। सी 148 नोटिस कब भेजते, जब किसी को रीओपन करना है, और रीओपन किसको करते, जिसका फाइल क्लोज हो गया है, लेकिन AY 25-26 का फाइल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। अभी सी ये नॉलेज लिया तो इसका भी जरा चेक कर लो यार, ये कौन सा AY था, 24-25, देखो मैंने हाईलाइट किया है, ये AY कब तक खुला रहता है, 12 महीना जोड़ोगे तो क्या आएगा, 31 मार्च 26, तो 31 मार्च 26 तो निकल चुका, हम लोग अप्रैल 26 में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो अप्रैल 26 तो 31 मार्च 26 के बाद है ना, तो वो 24-25 वाला AY क्लोज हो चुका था, तो उसको रीओपन करना पड़ेगा, और रीओपन करने का ही नोटिस है 148। पता है लोग 148 नोटिस को रीओपनिंग नोटिस भी बोलते हैं, रीओपनिंग। तो सी इसके लिए आंसर क्या देना चाहिए कि फॉर दिस AY there is still time to do the regular assessment, and if the assessor does not cooperate in regular assessment, best judgment assessment can be done. So if regular and best judgment can be done, there is no need to go to income escaping assessment procedure. तो सी इसके लिए मैंने क्रॉस क्यों लिखा लूं मैं, कि 148 नोटिस नहीं भेज सकते, क्रॉस किस एंगल से लिखा, 148 नो,
बिकॉज रेगुलर असेसमेंट बेस्ड जजमेंट असेसमेंट पॉसिबल है। सी क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है ना कि 148 अप्रैल 26 से भेज सकते हैं क्या? वापस देख लो क्वेश्चन में क्या लिखा था। कैन असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर 148 टू नक्श, और नक्श का ये 4 साल था ना, तो ये 4 साल में जो चौथा साल है उसके लिए 148 नोटिस भेजना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो साल तो अभी तक खुला पड़ा है और खुले ईयर को रेगुलर असेसमेंट में ले लो। तो ये नक्श का आंसर हो गया। ओके, फिर इसी क्वेश्चन में एक और बंदे की बात की, रमेश। रमेश के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन मिली है उसके इनकम एस्केपिंग की। ये देखो क्या इंफॉर्मेशन मिली है। लुक, रमेश के केस में ना AY 2021 में कुछ 28 लाख का एस्केप्ड इनकम मिला है और AY 21-22 में 21 लाख का। तुमको बताओ वो सब में कैसे लिखा था? ये देखो, लुक हियर, ये देखो इंफॉर्मेशन वर्ड दिखा, मतलब गवर्नमेंट को कुछ खबर मिली है। क्या खबर मिली है? शेयर्स ऑफ 28 lakhs परचेज्ड इन 1920। उससे कितने बच्चे लोग सोचते हैं ये तो शेयर्स खरीदा तो वो इंफॉर्मेशन मिले, तो वो क्या होता है उसमें एस्केप्ड? अरे शेयर्स खरीदा मतलब वो उसने डिस्क्लोज नहीं किया था। जैसे आज तुमको मैं बता दूं मेरे पास है ना 500-600 मतलब 5-6 करोड़ का सोना पड़ा है ना, और गवर्नमेंट को पता ही नहीं था। तो पता नहीं था तो मैंने सोना कोई ऊपर से तो नहीं आया, खरीदा होगा और खरीदने के लिए कमाया होगा, और वो कमाई दिखाई नहीं होगी। कमाई दिखाई नहीं इसलिए तो मैंने उससे गोल्ड उसको भी दिखाया नहीं ना। तो इधर क्या हुआ था, उसने कुछ शेयर्स खरीद रखे थे, वो छुपा छुपा के रखे थे। क्यों छुपाए थे? क्योंकि उसने शेयर्स ऐसी इनकम से लिया था जिसपे टैक्स नहीं भरा था। तो अल्टीमेटली इनकम एस्केप्ड का ही खुलासा हुआ है। सी तुम लोग सोचो हमको कैसे मालूम पड़े ऐसा सब हुआ था? क्योंकि सी इधर लिखा है ना, असेसिंग ऑफिसर हैज इन हिज पोजीशन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स शोइंग इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन मतलब वो किस इंफॉर्मेशन की बात करे कि तुमने कुछ छुपाया था, कुछ झोलझाल किया था, और इसने एक्चुअली क्या लफड़े किए थे, कुछ शेयर्स खरीद के रखे थे और वो शेयर्स जरूर उसने हिडन इनकम से खरीदे थे, और इनकम हिडन मतलब इनकम वाज एस्केप्ड। और ऐसा ही एक और ईयर का मालूम पड़ा, उधर भी कुछ शेयर्स था, मतलब इन शॉर्ट उसका 2 साल का है ना कुछ शेयर्स का परचेजिंग का मालूम पड़ा, विच वॉज परचेज आउट ऑफ एस्केप्ड इनकम। तो उसको अटैक कर रहे, अमाउंट भी दिया देखो। एक से PY 1920 मतलब AY क्या हो गया? अरे PY 1920 मतलब AY 2021, तो सीधर मैंने 2021 लिखा, सही लिखा, चेक कर लो। तो ये दूसरा कौन सा था? PY 2021, तो AY क्या हो गया? 21-22, और अमाउंट तो सब में दिया ही है। अब है ना तुमको पता है एक रूल था, इफ द एस्केप्ड इनकम इज 50 lakhs और मोर, तो 148 नोटिस भेजने का टाइम क्या? 5 years 3 months। और पता है 50 lakhs के लिए 2-3 साल मिला के भी 50 lakhs हो रहा है तो भी चलता है। ये पॉइंट अपने पहले जब डिस्कस किए थे बात करने में आया नहीं था, पहले तो अपने कैजुअली पढ़ लिए थे। हाँ 50 lakhs का मामला हुआ तो 5 साल 3 महीने की टाइम लिमिट है, लेकिन वो 50 lakhs के कैलकुलेशन में 2 ईयर मिला के ही 50 lakhs हुआ ना, तो भी सी बेसिकली उन लोग को 1-2 साल की साथ में चोरी का मालूम पड़ता है, और टोटल में मालूम पड़े तो 50 lakhs से बड़ा चोर है, तो भले उसकी चोरी 2-3 साल को मिला के आई हो, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने तो उसको एक बार में पकड़ा ना। इस साल का मालूम पड़ा, उस साल का मालूम पड़ा, और ऐसा मालूम पड़ा कि भाई ये 50 lakhs और मोर का कांड करके बैठा है, तो ऐसे आदमी का रीओपन करने का टाइम 5 years 3 months हो जाएगा। लेकिन 50 lakhs और मोर होना चाहिए। चेक करते अपने केस में क्या हुआ है, 49 lakhs। और ये आज बहुत अच्छा नॉलेज मिला है, 50 lakhs इज ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर, और इट कैन बी मोर देन 1 year ऑल्सो, इट कैन बी मोर देन 1 year ऑल्सो। वो एग्रीगेट में चेक करना है। सी पुराने लॉ में तो ऐसे एग्रीगेट करके लिखा भी था, लेकिन अभी जो रिसेंट एक्ट तुम लोग खोलोगे ना उधर ये क्लियरली बोला नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड। कई सालों से प्रोविजन चल रहे हैं, माना कि तुमको मैं अभी अमेंडेड प्रोविजंस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसी चीजें पुराने लॉ में भी थी, तो हमेशा इन लोग ने ना एग्रीगेशन में चेक किया है, 2-3 साल का एग्रीगेट करके। तो इधर ये 2 साल का एग्रीगेट किया, और एग्रीगेट करके कितना आ रहा है? 49, विच इज
50 नहीं हो रहा है, सॉरी। तो इधर वो एक्सटेंडेड टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगा। तो टेल मी इधर क्या टाइम लिमिट अप्लाई होगी? 3 years 3 months। तो अभी 3 years 3 months बीत गए तो कुछ नहीं कर सकते, पड़े हैं अभी भी टाइम तो कुछ कर सकते हैं, टाइम पड़ा है तो टेल मी इसका 3 years 3 months बीत गया क्या? अरे ये AY देखना, ये वाले AY का 3 years 3 months कब आएगा? AY 21 में एंड हो रहा है ना, तो इससे 3 साल जोड़ो, 21 + 3 24, 30 जून 24 बराबर गिन रहा हूं ना, 30 जून 24, और 30 जून 24 तक ही रीओपनेबल है। और अपने तो अप्रैल 26 में रीओपन करने का सोच रहे हैं, विच इज टाइम के अंदर के टाइम के बाहर, टाइम के बाहर इंग्लिश से बोलते हैं टाइम बार्ड, इट्स टाइम बार्ड। और ये वाले ईयर का AY 21-22 कब तक रीओपनेबल है? पता है ना, रीओपनिंग का टाइम AY से गिनते, तो ये 22 में है ना, तो 22 + 3 25, तो 30 जून 25 तक रीओपनेबल है। और वो तो निकल गया डेट, अपने तो 26 में प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वाला ईयर टाइम के बाहर निकल गया है। तो ये देखो दोनों के बाजू मैंने क्या किया, चौकड़ी मारा है। चौकड़ी मतलब क्रॉस मार्क, क्योंकि ना तो ये ईयर को हम लोग रीओपन कर सकते ना ये ईयर को। ओके, और मैंने अमाउंट भी चेक किया था 49 विच इज लेस देन 50 lakhs, तब जाके मैंने 3 years का रूल अप्लाई किया ना। फिर से इन लोगों ने क्वेश्चन ये भी दिया है कि बाय चांस इसका टोटल 50 लाख हो जाता तो, अरे ये 49 था ना, अगर इसका टोटल 50 lakhs और मोर आता तो देन आवर टाइम लिमिट वुड हैव बीन 5 years 3 months। और वो क्वेश्चन में इन लोगों ने फिगर चेंज करके पूछा भी, ये देखो क्या चेंज किया है, देखो ना इधर, ये जो 28 लाख है ना, इन लोग बोल रही है 28 की जगह 30 लाख होता। आई एम अज्यूमिंग तुम लोग सम वम रीड किए हो, पहले होमवर्क करना होता है फिर मैं डिस्कस करता, वीडियो लेक्चर वालों, पहले होमवर्क करना होता है फिर डिस्कशन होता है। तो 28 lakhs के बदले 30 लाख होता तो अपना टोटल 51 lakhs हो जाता। ओके, तो अब अपनी टाइम लिमिट क्या हो जाएगी? 5 years 3 months। तो 5 years 3 months तक रीओपनेबल है। तो गिनो, ये AY 2021 है, इसमें 5 साल जोड़, 21 + 5 26, और 30 जून बोलना चाहिए, ये 3 महीना और है ना ऊपर, तो 30 जून 26, तो 30 जून 26 तक रीओपन कर सकते। और अपने तो अप्रैल 26 में सोच रहे हैं, और अप्रैल मतलब अपने तो 30 जून 26 के पहले ही सोच रहे हैं, तो अपने पास टाइम है। इनफैक्ट 30 जून तक कर सकते, अप्रैल में तो कर ही सकते, तो ये रीओपनेबल है। तो इधर देखो मैंने क्या लिखा, टिक। फिर ये वाला AY 21-22, इसमें 5 साल जोड़ोगे तो 2027 हो जाएगा, प्रिसाइसली 30 जून 2027। तो 30 जून 2027 तक रीओपनेबल है, तो अप्रैल 26 में तो पॉसिबल है ना, तो ये भी रीओपनेबल है। तो इन शॉर्ट रमेश के केस में अगर टोटल कुछ 50 lakhs और मोर हो गया ना, देन बोथ द ईयर्स विल बी रीओपनेबल। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 था। ओके, क्वेश्चन 18 एग्जैक्ट 50 lakhs हुआ तो भी एक्सटेंडेड टाइम लगता है। इधर देखो ना मैंने क्या लिखा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 lakhs, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 lakhs। फिर क्वेश्चन 19 देखना। सी क्वेश्चन 19 में क्या होता, ताई लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर AY 25-26 ऑन 26 सितंबर 2025। टाइम पे ही दिख रहा है, ताई लिमिटेड, लिमिटेड लिमिटेड मतलब कंपनी, कंपनी का ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, और ये तो 26 सितंबर को ही भर दिया था। ऐसे ही कुछ जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। फिर रिटर्न इज सिलेक्टेड फॉर रेगुलर असेसमेंट अंडर 143(3) फॉर विथ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज सर्व्ड ऑन द कंपनी ऑन 3rd जुलाई 26। फिर क्या लिखा, कंपनी रिस्पॉन्डेड टू द नोटिस, एंड फिर पूछा है एग्जामिन वेदर द सर्विस ऑफ नोटिस इज विद इन टाइम, ये पूछा है। सर्विस ऑफ नोटिस मतलब कौन सी नोटिस, 143(2),
तो सी 143.2 कंपनी को सर्व कब किया था? 3 जुलाई। अब पूछ रही है टाइम पे किया था कि नहीं, तो 143.2 का टाइम पता भी होना चाहिए ना पहले अपने को, क्या टाइम है उसका? 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। इतने टाइम में उसको नोटिस रिसीव हो जाने चाहिए। 3 months इज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर व्हेन रिटर्न इज फाइल्ड। तो तुरंत सब में चेक करो रिटर्न कब भरा है। तो रिटर्न भरा था 26 सितंबर 2025। तो इसका एंड ऑफ द ईयर क्या हो गया? 31 मार्च 2026। इसमें और 3 महीने जोड़ने हैं, तो क्या हो गया? 30 जून 2026। तो 30 जून 2026 तक नोटिस रिसीव हो जानी चाहिए। और कंपनी को रिसीव कब हुई? 3 जुलाई 26, यानी कि 30 जून के बाद। तो नोटिस इज सर्व्ड विद इन टाइम और नॉट विद इन टाइम? इट्स नॉट सर्व्ड विद इन टाइम, इट्स टाइम बार्ड। फिर क्या लिखा है? अगर ये टाइम पे नहीं है, इफ नॉट, वेदर द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड। मीन्स अगर अपने को नोटिस टाइम पे नहीं मिली, लेट मिली है, तो हम लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो उसका क्या रूल था? सेक्शन 292 में क्या था कि अगर नोटिस से चैलेंज तो कर ही सकते हैं, लेकिन चैलेंज करने का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। कि अगर नोटिस इश्यू ही नहीं की होती ना, तो हम एओ ऑर्डर पास करें उसके पहले भी चैलेंज कर सकते, बाद में भी। लेकिन ये केस कैसा? नोटिस इश्यू ही नहीं हुआ था कि हुआ था लेकिन ढंग से नहीं हुआ था, थोड़ा लेट आ गया था, इम्प्रॉपरली सर्व था। तो इसमें हम लोग चैलेंज तो कर सकते, बट बिफोर द एओ पासेस द ऑर्डर। और इधर तो क्या, एओ ने ऑर्डर पास भी कर दिया है। इधर देखो ना, रेगुलर, ठीक है, ऑर्डर पास किया है कि नहीं, अपने को आंसर है सब्जेक्टिव लिखना है कि असेसी कैन ऑब्जेक्ट बट बिफोर द एओ passes the order. But once the AO passes the order, the notice is deemed to be valid as per section 292BB. But if the order is not yet passed, the assessee can challenge the notice. But see, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो, असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं नहीं, मतलब ऑर्डर पास हो चुका है। तो इधर मेन आंसर क्या आएगा? नो। क्योंकि सी, असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज करना है। सी, ये चैलेंज करना, नोटिस को चैलेंज कर सकते कि नहीं? तो नोटिस तो आते ही हम चैलेंज कर, ये क्या टाइम पे नोटिस भेजा ही नहीं है। ये लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहे? असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज कर सकते कि नहीं, यानी कि ऑर्डर पास हो चुका है, अब उसको चैलेंज कर सकता हूं कि नहीं? तो आंसर क्या है? ऑर्डर पास हो गया ना, अब भाई चैलेंज नहीं कर सकता है। तेरे को चैलेंज करना था ना, तो पहले ही करना था, मतलब ऑर्डर पास होने की नौबत ही नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन ऑर्डर पास हो गया तो उसको चैलेंज कर सकते, तो इसका मेन आंसर शुड बी नो, क्योंकि दे आर आस्किंग वेदर ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड। तो क्या बोला? सिंस द असेसमेंट ऑर्डर इज पास, नाउ इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। फिर क्या लिखा है? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द एओ फेल्ड टू इशू द नोटिस? मतलब नोटिस इशू ही नहीं की थी तो, हाँ, तो चैलेंज कर सकते हैं। ऑर्डर पास भी हो गया तो भी हम लोग बाद में भी चैलेंज कर सकते हैं। अरे तो मैंने पढ़ाया था ना वो चार्ट अपना पूरा, ये अपना चार्ट याद है? ये देखो ऐसा वाला, ये रहा, क्या था? लक्ष्मण दास खंडेलवाल। ओके, तो पहले ओरिजिनल क्वेश्चन में इम्प्रॉपरली सर्व था, तो ऑर्डर को हम बाद में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन इशू ही नहीं किया तो हम लोग चैलेंज पहले भी कर सकते, बाद में भी कर सकते एक्चुअली। बट तुम लोग समझना, इस क्वेश्चन में ऑर्डर पास हुआ था, हो चुका था, तभी तो क्वेश्चन क्या उठा? वेदर ऑर्डर कैन बी चैलेंज, मतलब ऑर्डर पास हो जाओ, आप बोल चैलेंज कर सकता है। तो ओरिजिनल सम में तो ना बोलना चाहिए, लेकिन नोटिस इशू ही नहीं हुई थी तो कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 19 था। होमवर्क के बहाने के अपना रिवीजन होता है ना, अच्छा और स्ट्रांग हो जाता है। फिर और 20, 21, 22 ना बोला था होमवर्क में, वो अगले होमवर्क में जाएगा, तो डायरेक्ट 23 आया। सी क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, सी क्वेश्चन 23 में देखो क्या था, सुनो। इस क्वेश्चन की कहानी तुमको मैं अपने स्टाइल में बता रहा हूँ, फिर रीड कर दे। सुनो, एक आदमी था, उससे रिटर्न में
इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ का एग्जेम्पशन लिया था और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशन लिया था 1037। सुनो ध्यान से, ये सबको पता है पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1015 करके, नहीं पता है तो नॉलेज रखो। और एक रूल है सेक्शन 1037, उसमें क्या लिखा है कि अगर किसी का खेत गवर्नमेंट जबरदस्ती छीन लेती है तो उसका कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज टोटली टैक्स फ्री अंडर 1037। ये नॉलेज रखो। एनीवेज वक्त आने पे तुमको वैसे फॉर्मली पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो बताओ कौन सी दो एग्जामेशन का बताया मैंने, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जाम अंडर 1015 और अपना एग्रीकल्चर लैंड अगर गवर्नमेंट छीन लेती है जबरदस्ती तो उसका कैपिटल गेन भी एग्जाम्प्ट है अंडर 1037। तो सी इसके केस में ना एक पीपीएफ इंटरेस्ट और कैपिटल गेन का इंटरेस्ट, सॉरी कैपिटल गेन का कुछ अमाउंट एग्जाम था और उसने एग्जामेशन क्लेम भी किया था, लेकिन उसका जब रिटर्न प्रोसेस हुआ ना बैंगलोर में तो इंटीमेशन में इन लोग ने एग्जामेशन अलाउ ही नहीं किया। ही हैड गिवन ऑल डिटेल्स ऑफ एग्जामेशन, इधर देखो लिखा है दीज इनकम्स वर डिस्क्लोज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। रिटर्न फाइल करते हैं ना तो उसमें एग्जेम्प्ट इनकम डिस्क्लोज करने का एक शेड्यूल होता है। तो क्या बोल रहे हैं, हमने रिटर्न में एग्जेम्प्ट इनकम, ये हमारी इनकम एग्जेम्प्ट ऐसे क्लेम भी किया था, लेकिन जब फाइनली इंटीमेशन आया ना तो उसमें ये एग्जेम्पशन डिसरिगार्ड कर दिया वो लोग ने। क्योंकि सी कंप्यूटर इंटीमेशन जो आता है वो कंप्यूटर से बनता है और कंप्यूटर में कभी कभी ऐसे फॉल्ट होते हैं कि वो एग्जेम्पशन उसको डिनाई कर दिया, जो गलत है। और एक लफड़ा हुआ था, उसका एक लॉस था बिजनेस का, वो तो रिटर्न में लेना ही भूल गया था। मतलब ये गड़बड़ तो रिटर्न में ही हो गई थी। इन शॉर्ट देखो 3 गड़बड़ है। गड़बड़ नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ जो एग्जेम्प्ट होना चाहिए था नहीं मिला। गड़बड़ नंबर 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन था ना 1037, वो भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए था लेकिन उसको नहीं मिला। लॉस का सेट ऑफ वो एलिजिबल था लेकिन उसको नहीं मिला। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई है, मतलब सुनो, लॉस का सेट ऑफ तो वो ही खुद रिटर्न में क्लेम नहीं किया था, लेकिन एटलीस्ट वो 2 मैटर था ना पीपीएफ इंटरेस्ट और कैपिटल गेन 1037 वाला, वो उसने क्लेम किया था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इंटीमेशन में फॉल्ट आ गया। तो पता है मैंने तुमको बताया था, सुनो, मिस्टेक रिटर्न में है तो क्या करते हैं, इंटीमेशन में तो क्या करते हैं। रिटर्न में मिस्टेक है तो रिवाइज करो, इंटीमेशन आने के बाद भी रिवाइज हो सकता है। मैंने पढ़ाया था ना, इंटीमेशन आया उसके बाद भी रिवाइज कर सकते हैं, और इंटीमेशन के लिए तो रेक्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 154 याद करो, 154 बताया था मिस्टेक कहाँ होती है, इंटीमेशन ऑर्डर। उसी इंटीमेशन के अंदर कुछ लफड़ा होता है ना तो अपने रिटर्न रिवाइज भी कर सकते हैं। वो जो इंटीमेशन है उसको डस्टबिन में डालो, नया रिटर्न भर दो। मैंने पढ़ाया था यार, इंटीमेशन आने के बाद भी रिटर्न रिवाइज हो सकता है, प्रोवाइडेड मेरे पास 31 दिसंबर तक टाइम हो। एंड इंटीमेशन समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट। ओके, तो सी वो इंटीमेशन के लिए असेसी का 2 चॉइस था, क्या, या तो इंटीमेशन आ गया उसको फेंक दो, रिवाइज रिटर्न फाइल कर दो अज्यूमिंग 31 दिसंबर है ना, और या फिर इंटीमेशन के अंदर पॉइंट आउट कर ये कैसा इंटीमेशन है, इसको सुधारो 154 में रेक्टिफिकेशन, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो लॉस का सेट ऑफ करना भूल गया था ना, वो गड़बड़ कहाँ हुई थी, रिटर्न में। और रिटर्न की गड़बड़ तो रिवाइज करके ही सुधर सकती है। ये पहले नॉलेज क्लियर है कि नहीं। अब देखो इस सब में क्या हुआ था, लोग पहले ये देखा मैं कब से बिजनेस लॉस को रिटर्न की गड़बड़ क्यों बोल रहा, देखो लिखा था बाय मिस्टेक ही फेल्ड टू क्लेम करंट ईयर बिजनेस लॉस इन द इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न में क्लेम करना भूल गया था, याद रखना। अब है ना, असेसी ने सुनो क्या किया था, कहानी देखो क्या थी। असेसी ने ये सब चीजों के लिए रिवाइज रिटर्न ही फाइल कर दिया। किन चीजों के लिए, पीपीएफ इंटरेस्ट, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन और लॉस, ये सब के लिए रिटर्न रिवाइज ही कर दिया। ओके, कर सकता, सही एक्शन लिया, परफेक्ट किया था उससे, रिवाइज रिटर्न ही फाइल कर दिया। लेकिन लफड़ा क्या हुआ, रिवाइज रिटर्न उसका वैलिडेट नहीं हो पाया। तुमको पता है आजकल ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं ना
तो रिटर्न को वैलिडेट करने का प्रोसीजर होता है, उसको बोलते ई वेरिफिकेशन। क्या बोलते ई वेरिफिकेशन। वो रिटर्न भरते उसके विद इन 30 डेज में होना पड़ता है। जैसे हमने ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया ना, उसके विद इन 30 डेज में ई वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ई वेरिफिकेशन आधार OTP से भी होता है, उसके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन वो विद इन 30 डेज को हमने रिटर्न ई वेरीफाई नहीं किया ना, तो अपना रिटर्न स्क्रैप हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो इसके साथ बेचारे के साथ वही हुआ। उसने रिटर्न रिवाइज करने का जो आइडिया सोचा ना, जोरदार आइडिया था, वो सही आइडिया था ना, कि इंटीमेशन आने के बाद भी रिटर्न रिवाइज होता है, और लॉस जो बोल गया उसके लिए रिटर्न रिवाइज, आइडिया सही था, लेकिन उसका नसीब खराब था कि उसका रिटर्न ई वेरीफाई नहीं हुआ। इधर देखो लिखा था, फॉर ऑल दी अबव मिस्टेक्स इन द रिटर्न he filed a revised return under section 139(5), but time limit for e-verification of revised return has lapsed and the same became invalid हो गया उसका। ओके फिर बाद में उसने क्या किया, अरे यार अभी रिटर्न तो रिवाइज नहीं कर सकता, और 31 दिसंबर वगैरह सब निकल गया होगा, तो उसने एक दूसरी आइडिया लगाई, रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया अंडर सेक्शन 154। लेकिन एओ ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। क्या रिजेक्ट किया, 154। अब पूछ क्या रहे लोग, क्या एओ का रिजेक्ट करना सही है कि गलत है? इधर तो क्या लिखा, इज एओ बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ सुरजीत। कौन सी रिक्वेस्ट, रेक्टिफिकेशन वाली रिक्वेस्ट, जो एक्चुअली एओ ने तो रिजेक्ट ही कर दिया, देखो लिखा है ना रिजेक्ट, लेकिन क्या एओ को उसकी रिक्वेस्ट 154 वाली एक्सेप्ट करनी चाहिए थी? उसी क्वेश्चन 154 में बना है, तो इसके लिए 154 एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में। 154 में मैंने क्या पढ़ाया था बताओ? 154 के कुछ प्रोटोकॉल है। मिस्टेक कैसी होनी चाहिए, अपेरेंट। कहाँ होनी चाहिए, इंटीमेशन या ऑर्डर में। किस आदमी का होना चाहिए, एओ या उसके ऊपर कमिश्नर होता है CIT CCID, वो लोग का होना चाहिए। तो ये सब टेस्ट चेक करो ना, अगर ये सब टेस्ट सही है तो हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल है, और अपने को मना नहीं करना चाहिए। हाँ प्रोवाइडेड हो टाइम के अंदर भी एक्ट करना पड़ता है ना। तो ये सब सवाल पूछो ना, क्या मिस्टेक एपेरेंट है? एपेरेंट मतलब डिबेटेबल नहीं होना चाहिए। तो सी उसके केस में क्या था, वो इंटरेस्ट ऑन PPF एग्जेम्प्ट है, वो तो पूरे दुनिया को मालूम है यार, तो उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। और वो कैपिटल गेन 1037 में एग्जाम, वो भी अपेरेंट है, तो डिबेटेबल तो नहीं है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या है, इंटीमेशन या ऑर्डर में गलती होना चाहिए। तो सी इसके केस में 3 लफड़े हुए थे, 2 लफड़े इंटीमेशन के अंदर थे। कौन से 2? PPF इंटरेस्ट और कैपिटल गेन एग्जाम्शन अंडर 1037, ये 2 लफड़े इंटीमेशन में थे। लेकिन जो लॉस भूल चुका था ना, वो भूल चुक रिटर्न में हुई थी, और रिटर्न की भूल चूक के लिए 154 नहीं है ना। 154 किसके लिए, भूल चूक कहाँ होनी चाहिए, इंटीमेशन है ऑर्डर में। तो अब देखो अपना दिमाग चलेगा, हाँ यार इसकी 3 गड़बड़ हुई थी, उसमें PPF इंटरेस्ट का एग्जाम्शन, कैपिटल गेन एग्जाम्शन, ये भूल चूक तो इंटीमेशन में हुई थी, और वो अपेरेंट भी है ना, तो उसको तो रेक्टिफाई करवा सकते हैं, और एओ को करना ही पड़ेगा, ही कैन नॉट से नो। बट जो तीसरी गड़बड़ हुई थी, लॉस लेना भूल गया था, वो तो रिटर्न में ही लेना भूल गया था, रिटर्न में कुछ भूल चुक हुआ तो रिवाइज करो। ओके तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी एओ इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट 2 मिस्टेक्स, विच 2? इंटरेस्ट ऑन PPF एंड कैपिटल गेन एग्जाम्शन। उसके लिए एओ इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, बट रिगार्डिंग द थर्ड मिस्टेक दैट इज बिजनेस लॉस नॉट क्लेम्ड, फॉर दिस एओ इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट बिकॉज दैट मिस्टेक इज इन द रिटर्न, इट इज नॉट इन द इंटीमेशन। देखो कितना बारीक नॉलेज का हमारा है। ओके तो सी तुम लोग भी है ना, अपने घर पे कुछ नोट्स बना, ऐसा बना देना, ऐसे लिखना, इंटीमेशन में लफड़ा क्या हुआ था और रिटर्न में लफड़ा क्या हुआ था। रिटर्न में लफड़ा हुआ था, लॉस क्लेम नहीं किया था,
और इंटीमेशन में लफड़ा क्या हुआ था, एग्जेम्पशंस डिनाई हो गया था। ओके, तो ये लफड़े तो सुधर सकते हैं 154 के जरिए, बट रिटर्न के लफड़ों को तो भाई रिवाइज ही करना पड़ता है। वो बोले नहीं मैंने रिवाइज करने की पूरी कोशिश की लेकिन मेरा ई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, हम क्या करें। जस्ट बिकॉज तेरे साथ ऐसा हुआ उसका मतलब थोड़ी 154 में इन लोग पिघल जाएंगे। सी लॉ एकदम कठोर होता है। 154 अभी तेरा कुछ भी प्रॉब्लम है, 154 की रूल है कि मिस्टेक शुड बी आइदर इन द ऑर्डर और इंटीमेशन। इफ द मिस्टेक इज इन द रिटर्न, सॉरी यू शुड हैव रिवाइज्ड। अब इन लोग थोड़ी तुम्हारे साथ इतना इमोशनल हो जाएंगे, नहीं नहीं बेचारे के साथ ऐसा जो भी हुआ है तेरा प्रॉब्लम है वो। ओके सी उस इसका डाउट क्या है कि सर इधर लॉस के लिए हम लोग वो कंडोनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। सी लॉस का जो कंडोनेशन का थियरी था ना, देखो इसके दिमाग में क्रॉस कनेक्शन हुआ है, मैं बता रहा हूँ, ये देखो लोके इधर गया लॉस वाला। सी ये जो थियरी थी ना कंडोनेशन की, उसमें क्या है, मैंने रिटर्न में लॉस क्लेम कर लिया है, मुझसे देरी होगी रिटर्न भरने प्लीज चला लो। रिटर्न में लॉस क्लेम कर लिया था तो, लेकिन इधर रिटर्न में लॉस दिखाया ही नहीं उसने। अब वो दिखाने के लिए तड़प रहा है। सी एक तो होता है लॉस दिखा, फिर लॉस दिखा और रिटर्न टाइम पे भर। तो सी इससे ओरिजिनल रिटर्न तो बंदे ने कुछ टाइम पे भरा था ना, ये देखो इसे रिटर्न कब भरा था, देखना 21 जुलाई 25, तो भरा टाइम पे था। तो और अपने कंडोनेशन की भीख कब मांगते हैं, अपना रिटर्न लेट हो गया है प्लीज चला लो मेरा लॉस। अरे इसका मैटर कुछ अलग था, इधर रिटर्न तो भाई साहब ने मस्त टाइम पे भरा था लेकिन लॉस दिखाया ही नहीं। और वो दिखाने के लिए तड़प रहा है रिवाइज करने के लिए, लेकिन रिवाइज उसका ना हो पाया, बट इवेंचुअली लॉस दिखाया ही नहीं ना। और वो जो कंडोनेशन को तुमको याद आ रहा है ना, वो क्या होता है, जिन लोगों ने लॉस दिखाया हुआ है लेकिन शेट यार रिटर्न लेट हो गया मेरा यार, प्लीज चला लो ना, वो अलग मैटर है ना। तो उधर हमने कंडोनेशन की थियरी में वी हैव क्लेम्ड द लॉस बट अवर रिटर्न वाज लेट, तो उसके लिए हम लोग कंडोनेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके तो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो जो लॉस, अरे भूल गया तो भूल गया। सी आज मेरे साथ भी कुछ हो गया, अगर मैंने कोई अपने कोचिंग क्लास का लॉस दिखाना रह गया, दिखाना मेरा ड्यूटी है ना, मुझे चाहिए तो मैं दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाया ही नहीं और भूल गया तो रिवाइज कर सकता, लेकिन रिवाइज करने का भी टाइम है ना, फिर बाद में क्या, कुछ नहीं। बट सी इसको लेके ना एक पॉइंट आएगा, नेक्स्ट होमवर्क डिस्कस होगा ना अगले लेक्चर में, कुछ एक पॉइंट आएगा, लेकिन एनीवेज ये रूल चेंज नहीं होने वाला है, बट ऐसा ही कुछ एक पॉइंट आने वाला है ना। जैसे अभी इसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, लॉस था बेचारे का, उसने दिखाया नहीं, रिटर्न रिवाइज नहीं हो पाया, गया लॉस लैप्स हो गया। इससे रिलेटेड है ना कुछ बात होने वाली नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बट एनीवेज कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, एंड तक यही कायम होगा कि तू लॉस दिखाना भूल गया ना, देखो रिटर्न रिवाइज करना था नहीं कर पाया तो भी भूल जा। एक से नहीं, इधर इन लोगों ने पूछा क्या, देखो आंसर को ये 3 पार्ट में पेश करना है, वो तो मैंने भी तुमको वही गाइड किया ना, मैंने ऐसे बोला ना, क्वेश्चन की सिचुएशन को लिखो, मतलब इशू इन्वॉल्व, प्रोविजन लिखना है और कंक्लूजन देना है। वो तो बाय डिफॉल्ट अपने को आंसर ऐसे ही फ्रेम करना है, लेकिन अभी तो इन लोगों ने चला के बोला है, तो अपने को तो इनफैक्ट टाइटलिंग करके दे देना चाहिए ऐसा। ये देखो इशू इन्वॉल्व, टाइटलिंग मतलब ऐसे हेडिंग डाल के, इधर इशू क्या था, बंदे से 3 लफड़े हो गए थे, है ना। क्या 3 लफड़े हो गए थे, लफड़ा 1 इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, लफड़ा 2 1037 एग्जेम्पशन, तीसरा लफड़ा बिजनेस लॉस रिटर्न में नहीं लिया, वो इशू इन्वॉल्व है। और फिर इधर प्रोविजन कौन सा लगा, 154 का। 154 का प्रोविजन क्यों लिख रहे इधर, क्वेश्चन क्या था,
इज द एओ बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट? विथ रिक्वेस्ट? रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट। तो इधर रेक्टिफिकेशन का प्रोविजन लिखना पड़ता है। अभी 154 का पूरा आंसर मत लिख के आ जाओ, थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहिए। एज पर 154, इफ देर इज अ मिस्टेक इन द ऑर्डर और इंटीमेशन, देन इट कैन बी रेक्टिफाइड प्रोवाइडेड अ मिस्टेक शुड बी अपेरेंट। तो फिर बोलना चाहिए, फिर इस केस में तो क्या है, अपेरेंट मिस्टेक तो है, लेकिन इंटीमेशन के अंदर मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ और कैपिटल गेन एग्जेम्पशन की हुई है। लॉस जो भूल गया था वो इंटीमेशन का भूल नहीं है, वो असेसी का भूल है कि रिटर्न में क्लेम ही नहीं किया, और भूल गया तो रिवाइज कर सकता, लेकिन वो किया नहीं तो वो गया काम से। एग्जाम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 16 ऑनवर्ड्स है ना, सब एग्जाम क्वेश्चन है 16 ऑनवर्ड्स। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 24th क्वेश्चन। होमवर्क करने वाले समझ गए होंगे, दिस क्वेश्चन इज ऑन अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न पे क्वेश्चन है, अपडेटेड रिटर्न। सी, इस क्वेश्चन में है ना, ये देखो मैं तुमको इधर ड्राइंग के थ्रू बताता हूँ। क्वेश्चन 24 है। सी, पहले मुझे अपडेटेड रिटर्न की थियरी बताओ। हम लोग लेटेस्ट कब तक अपडेट कर सकते हैं? 4 साल या फिर 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ ए वाई। तो अगर ए वाई 25 26 है तो उसमें 4 साल जोड़ोगे तो 31 मार्च 30 तक हम लोग लेटेस्ट अपडेट कर सकते हैं। तो सी, इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ था। इधर क्या, एक रवि करके आदमी है, he would like to furnish an updated return for AY 25-26 का रिटर्न अपडेट करना चाह रहा है। गौर किया जाए, AY 25-26, तभी देखो मैंने ड्राइंग में क्या बना, AY 25-26। तो इसका अपडेशन कैसे हो सकता है? मैक्सिमम 48 मंथ्स तक, मतलब 31 मार्च 2030 तक। फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, इन केस ही फर्निशेज अपडेटेड रिटर्न हिज टैक्स लायबिलिटी वुड बी 4,50,000। मीन्स अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड रिटर्न उसका टैक्स 4.5 लाख हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ। लेकिन टैक्स पेड बाय हिम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्रीवियस रिटर्न वाज 1,65,000। मतलब ये कैसा आदमी, इसने रिटर्न पहले भरा था उसको अपग्रेड करना चाह रहा है, और पहले जो रिटर्न भरा था उसके मुताबिक टैक्स कितना था? 1,65,000, और अभी अपडेट करेगा तो 4,50,000 हो जाएगा। और ये दोनों अमाउंट जो मैंने हाईलाइट किए, इट इज विद इंटरेस्ट, और अपने को विद इंटरेस्ट ही चाहिए ना। और अपना रूल क्या है, जितना भी अपना टैक्स बढ़ रहा है इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल फिगर, उसका 25%, 50%, 60%, 70% एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। ओके, मतलब अपना जो 165 से जो 4.5 हुआ है वो तो भरो ही, वो तो भरो ही, और वो जो एक्स्ट्रा वाले का और 25%, 50%, ब्ला ब्ला ब्ला, उतना अपने को भरना पड़ेगा। अब इन लोग पूछ क्या रहे, देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर मिस्टर रवि कैन फर्निश अपडेटेड रिटर्न ऑन दीज 3 डेट्स। ऐसी रैंडमली 3 डेट दी है कि अगर ये डेट को अपडेट करना है तो पॉसिबल है, ये डेट को, मतलब अलग अलग 3 डेट को एनालाइज करना है तो सिर्फ पॉसिबल है कि नहीं, डिपेंड्स अपॉन 48 मंथ्स में फिट हो रहा है तो बोलेंगे हाँ पॉसिबल है, वरना नहीं। तो चेक करते हैं, देखो ये तीनों डेट देखो ना, एक बार देखो जल्दी है, ये मैंने अपने नोट्स में लिख के रखा है, देखो 5 मार्च, 28 फेब और 31 मई ना, ये देखो लिखा हुआ इधर सेम है। तो चेक करो, 5 मार्च को अपडेट करना पॉसिबल है, 2027 है, 2027। तो बोले यस कर सकते, अरे इनफैक्ट 2030 तक कर सकते हैं, तो 27 तो कुछ भी नहीं है, हो ही सकता है अपडेट। उसी इधर मैंने क्या किया, टिक मार्क किया, दिख रहा है टिक मार्क। फिर 28 फेब 2028 को कर सकते, कर सकते 28 ही है ना अपने, तो 2030 तक कर सकते, तो इसका भी यस आंसर है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 मई 2030 को अपडेट करना अलाउड है? नो, क्योंकि अपडेशन का लेटेस्ट डेट क्या निकला, 31 मार्च 2030, मार्च,
और ये बंदा 31 मई 2030 को अगर अपडेट करने का सोचे तो इट इज बियॉन्ड द टाइम लिमिट, तो ये डेट को अपडेट करना पॉसिबल नहीं, इट्स नॉट अलाउड। एक तो ये क्वेश्चन था। फिर क्या पूछा था, इफ यस अगर अपडेट करना पॉसिबल है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडिशनल टैक्स। सी ये जो मैंने तुमको सिखाया था ना, ये वाली चीज, ये 25, 50, 60, 70, इसको गलती से एग्जाम में कभी पेनल्टी मत लिख देना, इमेज खराब हो जाएगी, मार्क्स भी कट सकता है। इसको क्या नाम देना चाहिए, एडिशनल टैक्स। अपने चलो कैजुअली दोस्त यार ऐसे पेनल्टी कैजुअली बोल सकते हैं दोस्तों में, दोस्ती खाते में, लेकिन इधर दोस्ती खाता नहीं, एग्जाम के खाते में वर्ड एडिशनल टैक्स आना चाहिए। ओके, और सी क्वेश्चन भी वैसे ही बनाया ना, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ एडिशनल टैक्स कितना भरना पड़ेगा, तो कितना भरना पड़ेगा बताओ। तो सी वो डिपेंड करता, सी अगर मैंने 5 मार्च 2027 को अपडेट किया है तो एडिशनल टैक्स कितना लगेगा, वो चेक करना पड़ेगा कि पहले साल में अपडेट हो रहा है, दूसरे के, तीसरे के, चौथे। अरे 4 साल है ना, 48 मंथ्स मतलब 4 साल ही हो गए। पहले साल में अपडेट करते हैं तो 25%, दूसरे साल में करते हैं तो 50%, तीसरे साल में करते हैं तो 60%, चौथे में करते हैं तो 70%। तो ये डेट कहाँ फिट हो रही है, ये देखो इधर फिट हो रही है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि अपना AY के बाद पहला साल कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 27, और ये तो 5 मार्च 27 है, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर ही फॉल हो रहा है, तो 25% में काम हो जाएगा। 25% ऑफ द इंक्रीमेंटल फिगर। अपना इंक्रीमेंटल कितना है, अभी अपडेट करके 4.5 लाख है, पहले 1,65,000 था, तो इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालो कितना है, 2,85,000 था, उसका 25% भरना पड़ेगा। ओके, और 25% क्योंकि ये वाली डेट को अपडेट करना, यानी कि मैं पहले साल में अपडेट कर रहा हूं। ओके, फिर अगर मैं इस तारीख को अपडेट करूं तो मुझे कितना एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। ये डेट कब आ रही है, पहले साल, सेकेंड ईयर, थर्ड के फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर में आ रहा है देखो, क्योंकि डेट ही क्या 28 फेब 2028, विच फॉल्स अप टू 31 मार्च 28, बट आफ्टर 31 मार्च 27, मतलब इस बीच के अंदर फॉल हो रहा है कि नहीं, ये दोनों के। बराबर है ना। तो सेकेंड ईयर में अपडेट कर रहे हो तो कितना आएगा, 50%। 50% ऑफ व्हाट, इंक्रीमेंटल अमाउंट। अपना नया अपडेटेड टैक्स इतना है, पहले का इतना था, डिफरेंस का 50% भरना पड़े। ओके, फिर ये डेट को तो अपडेट ही नहीं कर सकते, तो एडिशनल टैक्स तो भरना भी नहीं, अपडेट ही नहीं कर सकते। फिर और क्या पूछा था, वुड योर आंसर बी डिफरेंट if assessee has received notice under section 148 for the said assessment year on 23rd July 27। मतलब अगर नोटिस अंडर 148 आ गया तो आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा। यू नो, नोटिस अंडर 148 आना मतलब असेसमेंट चालू हो गया, और अपना कीवर्ड था आरपीएफ साई। आरपीएफ साई, साई में ये क्या था, एक बार असेसमेंट चालू हो गया या फिर खत्म हो गया, असेसमेंट एक्टिवेट हो गया ना, तो अपडेट करना अलाउड नहीं है। और सी इधर नोटिस अंडर 148 आया था, तो मतलब असेसमेंट चालू हो चुका है। अपने इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की थियरी के 4 स्टेप में दूसरा वाला स्टेप है, और 148 मतलब असेसमेंट चालू ही हो गया है। चलो स्टेप 1 होता है ना 148A, तो असेसमेंट चालू नहीं हुआ है, तो अपने कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी 3 साल तक। उसमें भी एक पॉइंट बता रहा, 3 साल के बाद तो 148A आना भी तेरे को डीबार कर देता है अपडेट के लिए। बट ये 148A को लेके नहीं पूछ रहे, 148 तो साफ साफ मालूम पड़ता है असेसमेंट चालू हो चुका है, तो अपने अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन कब हुआ है, 148 आया कब था, 23 जुलाई 27 को,
तो उसके बाद मैं डीबार होऊंगा अपडेट करने के लिए। सी असेसमेंट चालू होने के बाद मैं डिस्क्वालीफाई होता हूं ना, तो इसकी डेट भी तो देख, क्या है 23 जुलाई 27, तो 23 जुलाई 27 के बाद मैं डिस्क्वालीफाई होऊंगा। तो ये देखो, ये डेट तो 23 जुलाई 27 के पहले, तो अगर मैं 5 मार्च 27 को अपडेट करने का सोचूं ना, तो आई एम क्वालिफाइड। माना कि असेसमेंट चालू हुआ, लेकिन कब 23 जुलाई 27 को, उसके बाद में डिस्क्वालीफाई होऊंगा। तो 5 मार्च को जो अपडेट करना चाह रहा है वो क्वालिफाइड है, लेकिन 28 फरवरी 2028 को जो अपडेट करने की इच्छा रख रहा है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये डेट 148 नोटिस की डेट के बाद आ रहा है, तो डिस्क्वालिफिकेशन लग गया। और ये तो जड़ से डिस्क्वालीफाइड था, लास्ट वाला डेट है ना। फिर what would be the time limit for completion of assessment under section 143 if Ravi files the updated return on 20 मई 2027? ये टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन असेसमेंट पूछा है। तुम लोगों को लग रहा है मैंने पढ़ाया नहीं है, ऐसा लग रहा है? ये देखो पढ़ाया था इधर। अपडेटेड रिटर्न का असेसमेंट कंप्लीशन कैसे होता है? क्या था? 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड। तो यही चीज पूछी है। ओके, तो सी इधर चेक क्या करना है, अपडेटेड रिटर्न फाइल कब हुआ था, वहां से 12 महीना गिनना है ना। तो बताया ना, इधर देखो क्या लिखा है, 20 मई 2027 को अपडेट रिटर्न फाइल हुआ था, तो वहां से 12 months, वो भी एंड ऑफ द ईयर से। तो पहले इसका एंड ऑफ द ईयर हो गया 31 मार्च 28, फिर इसके बाद 12 महीना, तो 31 मार्च 29, ये डेट तक अपने को असेसमेंट खत्म करना पड़ेगा अपडेटेड रिटर्न का। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 24 था। क्वेश्चन 20, 21, 22, तो ये देखो पहले क्वेश्चन 20 देखना, क्या लिखा था, मिस्टर राम एन इंडिविजुअल फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम for assessment year 26-27 on 15 June 26. He later discovered that he had not claimed deduction under section 80C in the said return. पर रिटर्न तो भर दिया, लेकिन वो 80C का डिडक्शन लेना भूल गया था। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए ना। तो सी आगे क्या लिखा है, he claimed the said deduction through a letter एड्रेस टू द असेसिंग ऑफिसर। लेटर भेज के डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, ये कुछ तरीका है? व्हाट इज द सही तरीका? रिटर्न रिवाइज करना होता है। जस्ट बिकॉज तुमने लेटर दे दिया, मैंने आपको बता दो, ऐसा इनफॉर्मली नहीं चलता, ये लॉ है, उसको एक सिस्टम से ही चलना पड़ता है। तो अगर डिडक्शन भूल गया तो रिटर्न रिवाइज करो। लेकिन व्हाट ही डिड, ही हैड सबमिटेड अ लेटर एंड उसने डिडक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया था। फिर क्या लिखा था, असेसिंग ऑफिसर कंप्लीटेड द असेसमेंट without allowing the deduction. Is the assessing officer justified in doing so? Yes, absolutely right. लेकिन अभी लोग आंसर कैसा लिखेंगे, yes, AO is justified। ऐसे मार्क्स नहीं मिलता ना यार। अपने माइंड में क्या आया था बताओ, क्यों अपने को ऐसा लगा AO जस्टिफाइड क्यों लगा, बताओ ना, थॉट प्रोसेस बताओ इसके पीछे। अपने यही माइंड में है ना, लेटर थोड़ी देना होता है, रिटर्न रिवाइज करना होता है, तो बस ये इंग्लिश में लिखो ना, इफ assessee has forgotten to claim any deduction etc, the only way to claim is to revise the return. By submitting a letter to the AO you cannot claim what you have forgotten। ऐसा लिखा तो भी मार्क्स मिलता है। अपने क्या सोचते कि नहीं मैं ये वर्ड लिखूं, वो कुछ नहीं है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। ये लिख दिया, मेरे को बता किसी हिम्मत है मार्क्स काटेगा? कितने लोग को लगता नहीं ऐसा लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर चेकर कोई पागल आदमी नहीं है, तूने ऐसा राइट लिखा तो मार्क्स देना ही पड़ेगा। तो देखो मैंने अलग ही स्टाइल में फ्रेम किया है, और तुमको मैं जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं उसमें अलग ही स्टाइल में लिखा होगा, बट चलता है। स्टाइल इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। तो उधर मेन क्या कंटेंट आना चाहिए कि अगर हम कुछ चीज भूल गए तो उसको क्लेम करने के लिए रिटर्न रिवाइज करना ही सहारा है। ओके, और लेटर वेटर देके क्लेम नहीं कर सकते।
और एक चीज सुनो, इसके ऊपर एक केस लॉ हुआ था, गेट्स इंडिया लिमिटेड। ये देखो, गेट्स की स्पेलिंग ऐसी है, ये फॉरेन की कंपनी, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, गेट्स इंडिया लिमिटेड। गेट्स इंडिया लिमिटेड में ना सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था। तो और एक असेसिन गेट्स इंडिया लिमिटेड ने आर्ग्यूमेंट क्या किया था, उनका केस ऐसा ही था, रिटर्न में कुछ भूल गए थे और स्कूटिनी में इन लोग बोल रहे हमको दे दो, मांग लेटर दिया, ये किया वो किया सब किया, लेकिन उनको बुरा लगा यार रिटर्न में भूल गए तो क्या है, जब स्क्रूटिनी में एओ के सामने सामने हमारी मीटिंग हो रही है उसमें हम लोग रिक्वेस्ट करें, दे क्यों नहीं रहे हो। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, द एओ विल नॉट एडमिट एनी न्यू क्लेम, he will admit only those which you claimed in the return, and if you have forgotten the return you should have revised the return. The only way to claim is to revise the return. पहले तो ओरिजिनल रिटर्न में क्लेम कर लो, भूल गए तो रिटर्न रिवाइज करो, और कोई मेथड से तुम उसको रिक्वेस्ट कर दो, लेटर दे दो, बातचीत करके, स्क्रूटिनी में मीटिंग भी तो होती है ना, तो मीटिंग में तुम बातचीत करके उससे क्लेम कर लो, वो अलाउड ही नहीं है, एओ विल नेवर एक्सेप्ट। दिस वॉज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ गेट्स इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये देखो इसका आंसर कुछ ऐसा है, इन द केस ऑफ गेट्स इंडिया लिमिटेड। ये केस लॉ का नाम याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि एसएससी कुछ ऐसा क्लेम कर रहा है जो रिटर्न में भूल गया था, लेकिन अभी वो इनफॉर्मली क्लेम कर रहा है, इनफॉर्मली मतलब रिटर्न रिवाइज नहीं कर रहा है, लेटर दे रहा है कि मीटिंग में डिस्कशन के टाइम बोल रहा है कि मुझे दे दो, भूल गया तो क्या है, आई जेन्युइनली डिजर्व। सी, इवन दो यू आर जेन्युइनली डिजर्विंग समथिंग, but the only way to claim is what? Returns. You forgot in the main return, you revise. Once again you forgot, you revise again. That is the only way. There is no other way to claim the forgotten things in front of AO. ये क्रक्स इसका था गेट्स इंडिया लिमिटेड के केस लॉ का। पढ़ो क्या लिखा है, The AO has no power to entertain any fresh claim आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न अदरवाइज देन बाय रिवाइज रिटर्न। मतलब रिवाइज रिटर्न से हो सकता है, लेकिन रिवाइज रिटर्न अदरवाइज मतलब उसके अलावा कोई और तरीके से नहीं हो सकता। फिर देखो क्या लिखा, इन द इंस्टेंट केस राम हैज क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C विच ही ओमिटेड टू क्लेम इन द ओरिजिनल रिटर्न थ्रू अ लेटर, मतलब लेटर के थ्रू क्लेम कर रहा है, and not by filing revised return. So in view of the decision of Supreme Court cited above, the AO is justifying in completing the assessment without allowing the deduction. तो सी ये केस लो का नाम रट लो, ओके, गेट्स इंडिया लिमिटेड। ये किसके लिए था, अगर हम कोई चीज भूल गए और उसको रिटर्न रिवाइज किए बगैर इनफॉर्मली मांग रहे, लेटर के थ्रू बातचीत करके, वो अलाउड नहीं है। कुछ भी कर लो तो कितना भी जेन्यून है, लॉ स्ट्रिक्ट है इस मामले में। ओके, अबे ना 20, 21, 22 तीन क्वेश्चन तुमको सिमिलर लगेंगे। अब अगला क्वेश्चन तुमको बताऊंगा ना, वो पूरा सिमिलर साउंड करेगा, लेकिन आंसर में कोई ट्विस्ट आएगा। ओके, एंड फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन होगा, सुनो, उधर वापस सिमिलर फीलिंग आएगी, अगेन एक नया ट्विस्ट आएगा। ओके, एंड फिर एक अच्छा चार्ट तुमको बताने वाला हूं, तो जस्ट वेट एंड वॉच। एक ये क्वेश्चन हो गया, अब 21 देखते ना जरा। क्वेश्चन 21 की कहानी भी कुछ ऐसी है, पहले ऊपर ऊपर सुन लो फिर रीड करते। एक एसएससी ने अपना रिटर्न भरा था और रिटर्न में कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट करना रह गया। अब वो रह गया तो रह गया, अब वो स्क्रूटिनी के टाइम एओ को बोल रहा है मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, और एओ मना कर रहा है। एओ ने किसका झंडा गाड़ दिया, गेट्स इंडिया लिमिटेड। गेट्स इंडिया लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट क्या कही थी कि अगर तू कुछ भूल गया है तो हम ऐसे इनफॉर्मली तो अलाउ नहीं करेंगे, भूली हुई चीज को रिटर्न रिवाइज करके ही लेना चाहिए। तो ये एओ ने बोला। तो अभी इसका आंसर क्या है देखो, एक बार रीड कर लेते, सेम चीज है। लेट्स रीड। Mr. X filed his return for AY 26-27 by declaring income of 10 lakhs. His case was selected for scrutiny assessment and an addition of 4 lakhs was made by the AO on account of disallowance of certain expense. मतलब स्क्रूटिनी में क्या हुआ था, कुछ 4 लाख का खर्चा एडिशन हुआ था, मतलब
नेट प्रॉफिट में कटा हुआ था उसको वापस एड बैक कर दिया होगा। मतलब इस स्क्रूटिनी की कहानी बता रहा है, ऐसा कुछ हुआ था। आगे पढ़ो मेन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग, मतलब जो असेसमेंट चल रही थी ना, एओ और एसएससी का मीटिंग चल रहा था, उस वक्त मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही एरोनियसली failed to claim set off of brought forward loss under section 72। सी सेक्शन 72 में क्या लिखा है कि अपना बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे कितने साल कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है? 8 साल। ये जो रूल तुम लोग पढ़े ना, बिजनेस लॉस 8 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, वो सेक्शन 72 में लिखा हुआ है। तो सी इधर हुआ क्या था, ही एरोनियसली फेल्ड टू क्लेम द सेट ऑफ ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। एक समय इसको अंडरलाइन कर दो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लिया था कि भूल गया था, ओके। फिर क्या लिखा है, विच ही वॉज अदरवाइज एंटाइटल्ड टू, मतलब वो एंटाइटल्ड था, ऐसे फालतू चीज भी नहीं थी, वो सेट ऑफ के लायक था लेकिन भूल गया। फिर क्या लिखा, बाय द टाइम द एरर वॉज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर एक्स द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द रिवाइज रिटर्न इज एक्सपायर्ड। अब उसके नसीब खराब क्यों, रिटर्न रिवाइज करने का सोचे लेकिन टाइम लिमिट ही खत्म हो गया था। फिर क्या लिखा है, हेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग एक्स अप्रोच्ड असेसिंग ऑफिसर टू अलाउ द सेट ऑफ विच वॉज एरोनियसली नॉट क्लेम्ड। तो रिटर्न रिवाइज करने का सोचा तो उसको भी दिमाग है, रिटर्न रिवाइज करना चाहिए, लेकिन रह गया, उसका टाइम लिमिट निकल गया, तो वो एओ को रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर आगे क्या हो रहा है देखो, वेदर द एओ इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स, मीन्स असेसी जब रिक्वेस्ट करता है कि मेरा ब्रॉड फॉर लॉस में भूल गया हूँ, रिटर्न रिवाइज करने का टाइम भी निकल गया, मुझे दे दो ना, तो ये उसकी रिक्वेस्ट एओ को एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्वेश्चन सेम लग रहा है कि नहीं? फर्क कितना है, पिछले सम में वो एटीसी का डिडक्शन भूल गया था, वो लेटर के थ्रू मांग रहा था, इधर वो ब्रॉड फॉर लॉस को सेट ऑफ करना भूल गया, वो लेटर नहीं, एओ के साथ जब मीटिंग हुई डिस्कशन में मांग रहा है कि दे देना भाई, दे देना, क्या जाता तेरा, और फालतू चीज थोड़ी, मैं उस चीज का हकदार हूं यार। तो क्वेश्चन पूरा सेम लग रहा है कि नहीं? आंसर में देखो फर्क क्या है, इधर एओ इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द असेसी। शॉक लगेगा, एकदम ही अलग स्टैंड चेंज हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूं एओ को उसकी रिक्वेस्ट सुननी चाहिए, क्यों मालूम है? क्योंकि सी ये रिक्वेस्ट में वो क्या मांग रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। सी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इनकम टैक्स वालों के रिकॉर्ड में होता है। सी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस मतलब पुराना लॉस है, और पुराना लॉस इनकम टैक्स के सिस्टम में ऑलरेडी है, और जो चीज दे आर अवेयर ऑफ, क्या बंदे का कोई लॉस तो है लेकिन वो लिया ही नहीं है, बट दे आर अवेयर ना, तो जो चीज एओ अवेयर है तो उसकी ड्यूटी बनती है असेसी को बताने के लिए। या तो चलो असेसी रिक्वेस्ट किया है, वो रिक्वेस्ट ना भी करे ना, तो अगर मैं ए हूं तो मुझे क्या देखना चाहिए, अरे सर जी आपके सिस्टम में तो कोई पहले का लॉस पड़ा है, अब लिए नहीं, चलो ले लो, सामने से बोलना चाहिए। ये सीबीडीटी ने एक बार सर्कुलर इश्यू किया था दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द एओ टू असिस्ट द टैक्स पेयर इन कंप्यूटेशन ऑफ हिज इनकम व्हेन देयर इज अ स्क्रूटिनी। ये एओ की ड्यूटी है, बट एओ ड्यूटी बाउंड कब होगा, व्हेन इज अवेयर ऑफ समथिंग विच असेसी डिड नॉट टेक। टेल मी ये चीज एओ अवेयर क्यों था? सी इस साल का ताजा लॉस होता ना तो एओ को भी पता नहीं है। जैसे इमेजिन असेसी को इस साल कोई नया फ्रेश ताजा लॉस हुआ है, तो सोचो अगर तुमको कोई नया ताजा लॉस हुआ है, वो तो तुम ही को पता ना, क्या डिपार्टमेंट को पता है? उनको सपना आएगा तेरे को लॉस हुआ है, फिर रिटर्न के थ्रू ही हो सकता है इफ इट इज अ फ्रेश लॉस, बट दिस इज नॉट अ फ्रेश लॉस, इट इज अ ब्रॉड फॉरवर्ड। ये सारा गेम चेंजर ये है। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब ये पुराने साल का है, और पुराने साल का लॉस मतलब पुराने साल में तो तुम रिटर्न भरे थे, वो अज्यूम करके चलना है, क्योंकि इधर लिखा था ही वॉज एंटाइटल्ड टू। ओके, तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब डू यू एग्री पुराने साल का लॉस है, और पुराने साल का लॉस है मतलब तुमने पुराने सालों के रिटर्न में दिखाया हुआ है, और दिखाया हुआ है मतलब डिपार्टमेंट को पता है। तो अगर डिपार्टमेंट को चीज पता है
तो उनको सामने से मदद करनी चाहिए, असेसी रिक्वेस्ट ना भी करे तो भी एओ इज ड्यूटी बाउंड। हाँ, अगर ये इस साल कोई नया ताज़ा लॉस हुआ होता, अब अचानक तुम मुंह उठा के चला गया, अरे मेरा लॉस रह गया था, रह गया तो अभी मैं क्या करूं, तो रिटर्न में क्यों नहीं क्लेम किया? हमको कोई सपना आएगा, रिवाइज कर लेता, हमको कोई सपना आएगा तेरा लॉस है। ये कब बोल सकता है एओ? जब वो फ्रेश लॉस है तो। बट दिस इज फ्रेश लॉस के ओल्ड लॉस विच वॉज ऑलरेडी रिपोर्टेड टू द डिपार्टमेंट बाय वे ऑफ अ रिटर्न and which was already reported, AO is aware of. In short conclusion क्या निकला? असेसी कोई नई चीज उठा के ला रहा है ना, फ्रेश क्लेम, फ्रेश, तो एओ एंटरटेन नहीं करेगा। क्योंकि ये देखो, गेट्स इंडिया में भी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली थी? फ्रेश क्लेम। और अपने ये वाले क्वेश्चन है, फ्रेश क्लेम है कि एग्जिस्टिंग क्लेम है? एग्जिस्टिंग, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब ही जूना लॉस है, और जूना लॉस रिटर्न में दिखाया हुआ है, तो इट्स नॉट अ फ्रेश थिंग। व्हेन इट वुड हैव बीन फ्रेश क्लेम इन द क्वेश्चन 21, अगर वो करंट ईयर का फ्रेश लॉस होता तो मैं इधर थोड़ा चेंज कर दूं ना, आंसर बदल जावे। ये देखो, ब्रॉड फॉरवर्ड के बदले ऐसा होता, ये देखो सेंटेंस चेंज कर रहा हूं, मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही एरोन्सली फेल टू क्लेम सेट ऑफ बिजनेस लॉस और करंट ईयर बिजनेस लॉस। तो फिर ये वो बोले अभी मैं क्या करूं, मेरे को थोड़ी सपना आएगा। हाँ चलो, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो हमारे सिस्टम में दिख ही रहा है, तो मैं तो को अलाउ कर दूंगा, तो रिटर्न में मिस हो गया तो भी मैं अलाउ कर दूंगा। ये सीबीटीटी ने सर्कुलर के थ्रू बताया था। ओके, तो आंसर क्या है? कंक्लूजन क्या निकला? एओ इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट इन व्यू ऑफ सीबीटीटी सर्कुलर। तो सी, इसका आंसर देखो, इसको पता कैसे प्रेजेंट करने को बोला है? इशू क्या था इधर? क्या था इशू? बंदा ब्रॉड फॉर लॉस लेना भूल गया। इतना नहीं लिख सकते, इंग्लिश में लिखना है खाली यार, ऐसे तो इंग्लिश में फड़फड़ बातें करते लोग, पेपर लिखना है तो घबराहट हो जाती है। इशू इन्वॉल्व किया था, असेसी फॉरगॉट टू क्लेम द ब्रॉड फॉर लॉस एरोनियसली, इतना भी शॉर्ट में लिखा चलेगा। प्रोविजन एप्लीकेबल क्या है कि ब्रॉड फॉर लॉस कैन बी सेट ऑफ इन द करंट ईयर, है ना, प्रोवाइडेड उस साल का रिटर्न हमने टाइम पे भरा होगा, तो वो तो अपने को अज्यूम करना है कि भरा होगा। फिर एनालिसिस, इधर एनालिसिस करके बताना है। देखो, एनालिसिस में मेन आंसर आएगा, आंसर का मेन बॉडी है कि उधर प्रोविजन लिख रहे हैं। तो ये देखो, एज पर सीबीडीटी सर्कुलर इट इज द ड्यूटी ऑफ द एओ टू असिस्ट द टैक्स पेयर इन एवरी रीजनेबल वे, particularly in the matter of claiming and securing relief। पता है सीबीडीटी ने सर्कुलर क्या सोच के बनाया? कि असेसी एक लेमैन है, एंड हर असेसी कोई सीए के थ्रू रिटर्न भरता जरूरी नहीं है। इमेजिन तुम्हारा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, सी लॉ तो सीए किसके लिए बोलता है? ऑडिट करवाने के लिए सीए मस्ट है, बाकी रिटर्न फाइलिंग तो लॉ बोलता है तुम खुद कर दो ना। तो सोचो, एक नॉर्मल इंसान ने अपना रिटर्न भरा है, तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि उसको लॉ का कोना कोना चप्पा चप्पा पता है। तो उन्हें पता नहीं होता, तो एओ का ड्यूटी बनता है उसे हेल्प करो। लेकिन ड्यूटी कब बनता है? जो चीजें सिस्टम में ऑलरेडी दिख रही है उसको बोले अरे आपके पास तो लॉस पड़ा है पहले का, आप क्यों नहीं लिए? आपको पता नहीं पहले का लॉस एडजस्ट होता है, चलो ले लो, मैं दे देता हूं। तो ऐसी एग्जिस्टिंग चीजें दे सकता है, लेकिन तू अचानक से कोई नई नई चीज लेके आएगा तो पॉसिबल नहीं है। ओके, उसे क्या लिखा था? टू असिस्ट द टैक्स पेयर इन एवरी रीजनेबल वे, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, एंड फिर क्या लिखा? दे शुड टेक द इनिशिएटिव इन गाइडिंग अ टैक्स पेयर वेयर प्रोसीडिंग और अदर पर्टिकुलर्स बिफोर देम इंडिकेट दैट सम रिफंड और रिलीफ इज ड्यू। ये देखो क्या लिखा है? पर्टिकुलर्स बिफोर देम इंडिकेट समथिंग इज ड्यू। तो एओ के पास कौन सा पर्टिकुलर्स है? उसका पहले एक साल का रिटर्न है, उससे अपना हर रिटर्न इनकम टैक्स से सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है ना यार। मैंने 4 साल पहले भी रिटर्न भरा है, उसका गवर्नमेंट का डेटा तो होता ही है, तो दैट इज द पर्टिकुलर्स बिफोर द एओ। फिर दस इट इज द ड्यूटी ऑफ द एओ टू अप्लाई रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू फिगर ऑफ असेसिस टोटल इनकम एंड कॉन्सिक्वेंशियल टैक्स लायबिलिटी।
मतलब उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालने में जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है वो अप्लाई करके कंप्यूट करना चाहिए. Merely because Mr. X had not claimed the set off or brought for loss in the original return filed and the time of filing the revised return expired, it cannot relieve the AO from its duty. अरे मतलब जस्ट बिकॉज असेसी रिटर्न में क्लेम नहीं किया, उसको रिवाइज नहीं किया, तो एओ अपनी ड्यूटी नहीं भूल सकता है. एओ का ड्यूटी क्या है? जो उसके पास अवेलेबल चीजें हैं उसकी मदद से कंप्यूटेशन में हेल्प करो, उसकी अवेलेबल चीजों से. हाँ, ऐसे नई चीज उठा के मतलब, ऐसे तो नई नई चीजें लोग लेके आएंगे तो एओ का काम डिस्टर्ब हो जाएगा. लेकिन जो एओ के पास अवेलेबल है उसमें से एओ को हेल्प करना चाहिए. तो कंक्लूजन क्या है? एओ इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट. ओके, ये सीबीडीटी का सर्कुलर तो था ही था और इस पे केस भी हुआ था, महालक्ष्मी शुगर मिल्स. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था. सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल जजमेंट तो लंबा चौड़ा बोली थी कि भाई इधर गेट्स इंडिया वाला चीज मत लाओ. गेट्स इंडिया वाले केस में तो क्या था, असेसी कोई फ्रेश क्लेम मांग रहा था, लेकिन यहाँ कोई फ्रेश क्लेम थोड़ी है, पहले का लॉस है. अब पहले का लॉस तो डिपार्टमेंट को भी पता ही है ना यार. अब भूल गया तो बचकानी हरकत थोड़ी कर से, अभी मैं नहीं दूंगा, तू क्यों भूला? ये तो बचपना है ना. ठीक है ना, हमारे सिस्टम में हमको पता है तो ठीक है, कर देंगे एडजस्ट. तो रूल क्या बना सुनो, दो चीज की चीज सुनो, दो टाइप की चीज लोग क्लेम करते हैं, फ्रेश, एग्जिस्टिंग. इफ इट इज अ फ्रेश क्लेम, मुंह उठा के चले मत आओ एओ के पास. क्लेम करना है तो रिटर्न में कर, भूल गया तो रिवाइज कर, देयर इज नो अदर वे as decided by Supreme Court in Gates India Limited. But if it is an existing claim which is known to the department, then it is the duty of the AO to assist the taxpayer in the computation of income. Even if assessee has erroneously forgotten it, AO is bound to allow such claim as decided by Supreme Court in the case of Mahalakshmi. देखो, महालक्ष्मी नाम दे केस का, महालक्ष्मी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड. ओके, ये हो गया. अब अगले क्वेश्चन में वापस सिमिलर फीलिंग आएगी, अलग ही ट्विस्ट आएगा, फिर एक चार्ट बन जाएगा अपना मस्त. यस, यस. सी सीबीडीटी तो यहां तक बोल रही है, चलो इस केस में तो अस्से से रिक्वेस्ट कर रहा था. अरे यहां तक तो सीबीडीटी क्या बोल रहा है, अरे अस्से से रिक्वेस्ट भी क्यों करे, अगर मैं असेसिंग ऑफिसर हूं तो मेरी ड्यूटी है. असेसिंग ऑफिसर का काम क्या है, किसी का जो रिटर्न आया उसके बेस पे कंप्यूटेशन करना. जो रिटर्न में नई नई चीजें असेसी दिखाएगा, लेकिन जो सिस्टम में पहले का लॉस पड़ा खुद को देना चाहिए. मीन्स असेसी रिक्वेस्ट ना भी करे ना तो एओ इज ड्यूटी बाउंड, बट ड्यूटी बाउंड फॉर द थिंग्स विच ही इज अवेयर ऑफ ऑन द रिटर्न एंड पुराने डेटाबेस के हिसाब से जो भी एओ इज अवेयर ऑफ, ही इज ड्यूटी बाउंड. ओके, यस. ये भी नहीं, नहीं तो फ्रेश क्लेम नहीं है ना, वो भी एग्जिस्टिंग क्लेम है. सी डेप्रिसिएशन असेसी भूल गया था, बट एओ इज अवेयर के उसके पास एक एसेट है, उसका ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, उस पर डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो इज अवेयर. तो भैया डेप्रिसिएशन कैसे भूल गए, तो ये भी उसको देना चाहिए. सी पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन 20 में वो क्या भूल गया था, इधर गया 20, एटीसी. अब एटीसी डिडक्शन कैसे मिलता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करके. अब तुम कोई इन्वेस्ट करते ना, पीपीएफ में, एनएससी में, एलआईसी प्रीमियम भरते हैं, तो अगर तुमने कहीं यहाँ वहाँ इन्वेस्ट किया है, हमको थोड़ी सपना आएगा यार, यू हैव टू क्लेम इट. भूल गया था, सॉरी यार, भूल गया तो हम लोग क्या करें यार, ऐसी सब बातें हम लोग सबके एंटरटेन करेंगे तो यार काम ही ढंग से नहीं होगा. एटीसी वो समथिंग विच यू हैव टू क्लेम, यू इन्वेस्टेड, यू नो, हाउ विल वी नो. ओके, इधर भी ये वाले क्वेश्चन में भी ब्रॉड फॉर्ड के बदले करंट ईयर का लॉस हुआ होता, तो तुझे इस साल धंधे में लॉस हुआ है तो तू बताएगा ना, तू बताएगा नहीं, हमको कैसे मालूम पड़ेगा. नहीं हुआ तो फिर गया. इंटीमेशन में भी हो जाना चाहिए. सी इसका डाउट क्या है, अगर इसका असेसमेंट नहीं हुआ होता
तो समरी असेसमेंट में होना चाहिए तो होना चाहिए। सी समरी असेसमेंट में सॉफ्टवेयर भी कैसे करता है, आल एडी करता है, तो आल एडी में अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम है, तो अपेरेंट क्लेम है ना, मतलब ये तो क्या उनके सिस्टम में दिख रहा है कि भाई का लॉस है, भूल गया, दे दो, उनको खुद से दे देना चाहिए। इनफैक्ट समरी असेसमेंट भी होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा चल कंप्यूटर के भरोसे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते करेगा। लेकिन इधर तो एओ फिजिकली सामने बैठा है, तो इट इज़ ए ड्यूटी टू गिव ना। बाकी टेक्निकली तो समरी असेसमेंट में भी अपने कुछ भूल जाते हैं, अपेरेंट चीज़ें, अपेरेंट मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स में देख के समझ ऑब्वियस है। तो एसएससी का तो पूरा चिट्ठा गवर्नमेंट के पास है ना, तो उसके पूरे चिट्ठे में दिख रहा है कि भाई का लॉस पहले का पड़ा है, लिया नहीं। इनफैक्ट समरी असेसमेंट में भी ऑटो करेक्शन में हो जाना चाहिए था। बाकी समरी असेसमेंट होना चाहिए, लेकिन तुम लोग ज़्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के थ्रू चलता है, उसमें कुछ ग्लिच प्लेच भी होता होगा, ओके। बट यहाँ तो अपना स्क्रूटिनी असेसमेंट चला था, तो एओ की तो ड्यूटी है अपने को हेल्प करना। ये तो बताओ एओ का काम क्या है, बस पब्लिक से लूट लूट के लो। सी रेगुलर असेसमेंट इज टू साइडेड, तुम्हारा भी भला हो हमारा भी भला हो। अगर आप कुछ भूल गए तो हम देंगे, बट कैसी चीज़ जो हमें अवेयर है, ऐसी चीज़। ऐसे नई नई चीज़ फ्रेश तुम मुंह उठा के मत चले आओ, तुमको कुछ नया नया क्लेम करना तो रिटर्न के थ्रू होना चाहिए, ओके। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन है विच विल साउंड सिमिलर बट अगेन लिटिल ट्विस्ट। ये देखो, सी ये क्वेश्चन पढ़ाने के पहले ना तुमको 43B का थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। सेक्शन 43B एक्चुअली अपना ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में आएगा। पीजीबीपी क्या बोलते हैं उसको, पीजीबीपी। व्हाट इज पीजीबीपी? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसी उसमें एक सेक्शन है 43B। अगर तुम लोग सीए इंटर का भूल गए तो मैं याद दिला रहा हूँ। इस सेक्शन में लिखा है कि देयर आर सर्टन एक्सपेंसेस विच आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। मीन्स आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस में क्या नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है ना, तो उसमें कुछ कुछ खर्चे तो अक्रूवल बेसिस पे लेस कर सकते हैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में, बट सर्टन एक्सपेंस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। अब ऐसे कौन से एक्सपेंस है वो तो बिजनेस इनकम जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा ना। अभी खाली इतना याद रखो, एज पर सेक्शन 43B सर्टन एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, ओके। अब है ना एक एसएससी का क्या हुआ था, उसने कुछ खर्चा है ना पुराने दिनों में आउटस्टैंडिंग था, पुराने दिनों में आउटस्टैंडिंग था, तो उस कारण से डिडक्शन नहीं मिला। 43B की रेस्ट्रिक्शन आ गई, बिकॉज इट इज अनपेड, आउटस्टैंडिंग नॉट अलाउड। लेकिन वो अनपेड जिस साल में होता है उस साल नॉट अलाउड है। अनपेड चीज कभी ना कभी तो पेड होगी, तो इस साल में जाके पेड हो गई, तो इस साल अगर पेड हो गया तो इस साल तो मैं डिडक्शन ले सकता हूं ना, लेकिन भूल गया मैं। स्टोरी समझी क्या थी कि मेरा कुछ पहले का आउटस्टैंडिंग खर्चा था, वो पुराने सालों में मुझे डिडक्शन क्यों ना मिला, क्योंकि 43B वाला खर्चा था वो पेड होता है तो ही अलाउड होता है। तो ठीक है, उसका मुझे दुख नहीं हो, तो कानून ही ऐसा है, पेमेंट बेस पे देता है। लेकिन वो उस साल आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में क्या हुआ होगा, वो पेड हो गया, और अभी पेड होता है ना, तो इस साल मैं डिडक्शन ले सकता हूं। लेकिन मेरी गलती क्या होगी कि मैं भूल गया मैं। तो टेल मी, अभी मैंने एओ को रिक्वेस्ट करूंगा तो एओ तो क्या बोल देगा, भूल गया तो हम लोग क्या करेंगे, हमको थोड़ी सपना आएगा कि आउटस्टैंडिंग चीज अभी पेड है, ये भी फ्रेश क्लेम हो गया। अरे मेरे को बता, पहले का कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा है, इतना मालूम है कभी ना कभी पे होगा, लेकिन इस साल पे हुआ है, हमको थोड़ी मालूम पड़ेगा, एओ बोलेगा, हमको थोड़ी सपना आने वाला है। तुमने पे किया है तो तुम क्लेम करो। मतलब ये भी कोई एग्जिस्टिंग नोन थिंग है कि फ्रेश चीज है, फ्रेश। बिकॉज इफ यू पे समथिंग यू ओनली नो, एंड ओनली यू नो, आई डोंट नो, सो इट्स फॉर मी इट्स अ फ्रेश थिंग। तो ये भी एओ इज नॉट गोइंग टू अलाउ एज पर गेट्स इंडिया, ओके। लेकिन इधर क्या हुआ था, ये देखो, वो ये देखो, पूरा पढ़ो ना, कुछ और हुआ था सब में, आगे स्टार्टिंग से रीड करते हैं वापस। पृथ्वी लिमिटेड डिड नॉट क्लेम 20 lakhs in the return which was disallowed in the previous assessment year under 43B। मतलब कुछ था 43B में पहले डिसअलाउ हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि उस वक्त आउटस्टैंडिंग था। लेकिन अभी
उसको क्लेम करना था क्योंकि इस साल अभी पेड हो गया था, तो बट वो लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया, डिड नॉट क्लेम। फिर क्या लिखा? हावेवर द सेट क्लेम वॉज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड बाय द एओ। एओ ने भी मना कर दिया। क्यों मना किया? ऑन द ग्राउंड दैट नो रिवाइज रिटर्न वॉज फाइल्ड। एओ ने तो वही बात कर दी, अभी तुमने वो चीज़ें पे की, हमको थोड़ी सपना आएगा, तुमको पेड करके क्लेम करना चाहिए, तुम भूल गए तो रिटर्न रिवाइज करना चाहिए, अब नहीं किया तो अब मैं इनफॉर्मली तो इसको नहीं कर सकता हूँ, तो उसने मना कर दिया। आगे देखो क्या हुआ। कैन असेसी नाउ मेक सच क्लेम बिफोर दी अपेलेट अथॉरिटी? मीन्स एओ ने मना कर दिया, ऑर्डर भी पास हो गया, और एओ के ऑर्डर पास होने के बाद क्या होता है? अरे एओ ऑर्डर पास फिर अपील होती है ना, अपील सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होता है, तो उसने अपील किया, और अपील वालों के सामने वो क्लेम कर सकता है कि नहीं, क्वेश्चन है अभी। तो सी, एओ को बोला है कि कोई फ्रेश ताजा ताजा क्लेम कोई करे ना, मना कर दो, अगर उसने रिटर्न रिवाइज नहीं किया तो उसका प्रॉब्लम मना कर दो। एओ विल नॉट अलाउड, बट अपेलेट अथॉरिटी हैज गॉट सुपीरियर पावर्स, दे कैन अलाउ एनीथिंग। अपेलेट अथॉरिटी कोई फ्रेश चीज मांगोगे तो भी दे देगा, कोई एग्जिस्टिंग नॉन चीज मांगोगे तो भी दे देगा, बिकॉज उनके पावर थोड़े ज्यादा होते हैं। सी, एओ को क्या है, बोलना पड़ता है तो अपनी लगाम संभाल के रख, तो अपने लिमिट्स में काम कर, ओके। लेकिन जब मामला अपील वालों के पास जाता है ना, अपील वाले क्या मतलब एकदम बोलते हैं ना, दे हैव गॉट एक्सेसिव जुरिस्डिक्शन, मतलब उन लोग चाहे वो चीज कर सकते हैं, और अपील में कोई दुखियारा गया है तो उसका दुख अपील वालों को दूर करना ही पड़ेगा। तो इधर अपील हो के हमने बोलेगा कि भाई मैं वो 43B का मेरा कोई खर्चा पहले आउटस्टैंडिंग था, उस वक्त नहीं मिला, ठीक है, लेकिन अभी पे किया तो अभी मुझे डिडक्शन चाहिए, लेकिन मैं भूल गया, ये मना कर रहा है, आप दे दो, दे देंगे इन लोग। अपील अथॉरिटी को अथॉरिटी है, ओके, बट एओ इज बाउंड बाय सम रेस्ट्रिक्शंस, ओके। तो सी, इधर अभी देखो बात वापस हुई थी। सी, तीनों क्वेश्चन में कॉमन चीज क्या थी? असेसी कुछ भूली हुई चीज के भीख मांग रहा है। तीनों में बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या भूला था? एटीसी। सेकेंड क्वेश्चन में ब्रॉड फॉर लॉस। इधर 43B टाइप कोई खर्चा है विच वॉज आउटस्टैंडिंग, जो अभी पेड हुआ है, जो उसको नेट प्रॉफिट में कट करने मिलना चाहिए, वो भूल गया है। तीनों में कुछ भूला है, लेकिन क्वेश्चन 20 में क्या हुआ था? अपने बोले नहीं फ्रेश क्लेम, आपने एटीसी के कुछ इन्वेस्टमेंट्स की, हमको थोड़ी सपना आएगा, आगे मुंह उठा के रिटर्न रिवाइज भी नहीं किया, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, तो नहीं देगा, बराबर है, गेट्स इंडिया लिमिटेड। और उधर वो एओ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, और एओ तो देगा ही नहीं विदाउट शोइंग इट इन द रिटर्न और रिवाइजिंग द रिटर्न, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था? इट वॉज अ ब्रॉड फॉर लॉस। अ ब्रॉड फॉर लॉस इज नॉट अ फ्रेश क्लेम, इट इज अ लॉस ऑफ जूना पुराना साल, जिसका रिटर्न डिपार्टमेंट के पास होता है, तो दे आर अवेयर, और जो चीजों से उन लोग अवेयर है एज पर देयर डेटाबेस, तो दैट दे आर ड्यूटी बाउंड टू अलाउ। सीबीडीटी सर्कुलर, महालक्ष्मी शुगर मिल्स। फिर अगले केस में क्या था? फ्रेश क्लेम ही था। मेरे को बताओ, इधर फ्रेश क्लेम लगा था कि नहीं? फ्रेश, मेरे को बताओ, ये चीज डिपार्टमेंट अवेयर होगी कि हाँ 43B का खर्चा पहले आउटस्टैंडिंग है, तूने इस साल पे ही किया होगा, अभी इस साल पे किया, कैसे मालूम? आउटस्टैंडिंग चीज को कौन कब पे करता है वो तो असेसी ही जाने ना। तो ये भी एओ के लिए इट्स अ सरप्राइज, ओ तुमने पे किया, आपने बताया नहीं हमको, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो इधर भी गेट्स इंडिया के हिसाब से एओ का मना करना ही सही, बट अपील अथॉरिटी मना नहीं कर सकती, दे हैव गॉट सुपीरियर पावर्स। ये चीज कहां डिसाइड हुई थी, इसका भी केस लो है, देखो, पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयर होल्डर्स, ओके। पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयर होल्डर्स के केस में डिसाइड हुआ था कि ऑल्दो एओ विल नॉट एक्सेप्ट फ्रेश क्लेम्स, बट अपील अथॉरिटीज दे आर अलाउड टू एंटरटेन फ्रेश क्लेम्स ऑल्सो। सी, इधर इस क्वेश्चन में पूछा था कैन एओ अलाउ, नो, फिर तो गेट्स इंडिया लिमिटेड। एओ अलाउ ही नहीं करेगा, दुनिया यहां की वहां हो जाए, क्योंकि ये फ्रेश क्लेम है, एओ का डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, एओ अलाउ भी नहीं करेगा, अगर अलाउ कर देवे तो एओ के ऊपर कार्रवाई, गलत काम किया है।
मतलब फ्रेश क्लेम के लिए एओ को अलाउड ही नहीं है, उसको पावर ही नहीं। ये देखो ना, इधर गेट्स इंडिया का लैंग्वेज क्या था, देखो, नो पावर टू एंटरटेन एनी फ्रेश क्लेम। तो ये वाला 43B वाले क्वेश्चन में भी एसएससी आ रहा है तो फ्रेश क्लेम की तरह मांग रहा है कि हमारा वो खर्चा पहले आउटस्टैंडिंग था, अभी पे कर दिया। तो अभी पे करके ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो मुझे तो नई चीज मालूम पड़ रही है, तो इट्स अ फ्रेश क्लेम। तो ये तो अलाउ करेगा ही नहीं, अलाउड ही नहीं है। ऐसा भी नहीं, डिस्क्रिशन है। अपील वालों के लिए ऐसा बोलना चाहिए, वो उनका डिस्क्रिशन है। शायद अपील वाले खड़ूस हुए तो मना भी कर सकते, उनके लिए डिस्क्रिशनरी है, दे मे और मे नॉट अलाउ, डिस्क्रिशनरी। बट एटलीस्ट अपील वाले अलाउ कर सकते हैं। एओ को तो दुनिया यहां की वहां हो जाए, वो अलाउड ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ फ्रेश क्लेम। यस, वो भी अलाउ कर सकता है। सी क्वेश्चन 20 में था ना, उसका डाउट क्या था, ये देखो क्वेश्चन 20 में एटीसी का लफड़ा था ना, एटीसी रह गया था अपना। तो एओ तो मना किया है, वो सही है, अपील अथॉरिटी के सामने आ सकते हैं। सी रूल जनरलाइज करो अभी। सी 3 क्वेश्चन में कहानी अलग थी, एक में एटीसी का था, एक में ब्रॉडफोर्ड लॉस, एक में 43B का था। लेकिन अभी मैं जनरलाइज करो, ये देखो ना, ये जनरल चार्ट ही बना दिया। देखो ये देखो चार्ट पढ़ो ध्यान से, क्लेम्स मिस्ड इन द रिटर्न। देखो बताओ, तीनों क्वेश्चन की कॉमन कहानी क्या थी, मिस्ड इन द रिटर्न। ये कॉमन था कि नहीं? ओके। अब इफ यू आर मिस्ड इन द रिटर्न and if you are sitting in front of AO, then what AO will do? If it is a fresh claim, AO will not allow, whether ATC हो, ये 43B का अचानक बोल रहा हमने पे कर दिया। मतलब जो चीज तुम एक AO से एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसको पता होना चाहिए, फ्रेश चीज। तो इफ इट इज अ फ्रेश क्लेम क्या लिखा, AO will not allow विदाउट रिवाइज रिटर्न। वो बोलते जो भी है रिटर्न रिवाइज करने का, बोले टाइम निकल गया तो येरा प्रॉब्लम है, तो ये अलाउ ही नहीं करेगा। ये कहाँ डिसाइड हुआ था, गेट्स इंडिया लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एंड इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एओ एंड इफ इट इज नॉट अ फ्रेश क्लेम, अदरवाइज मतलब फ्रेश क्लेम नहीं है, इट इज समथिंग विच डिपार्टमेंट इज अवेयर ऑफ, उनके सिस्टम में है। जैसे ब्रॉडफोर्ड लॉस है, तो लॉस ब्रॉडफोर्ड मतलब जूने साल का है, तो जूने साल का रिटर्न आया था तो हमारे डेटाबेस में है। देन क्या लिखा, ड्यूटी ऑफ एओ टू हेल्प द एसएससी। सीबीडीटी सर्कुलर, केस लो का भी नाम था इधर, क्या था, अरे 2 बैकिंग है इधर, सीबीडीटी सर्कुलर महालक्ष्मी शुगर मिल्स। ओके, बट ये एओ के सामने बैठे हो तब की बात है, लेकिन अपील अथॉरिटी के सामने बैठे हैं ना, तो वो लोग तो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। तो उधर तो फ्रेश क्लेम है, एग्जिस्टिंग क्लेम है, जैसा भी है, दे मे अलाउ। ये देखो, दे मे अलाउ, इट इज डिस्क्रिशनरी। मतलब उन लोग को इतना बांध के नहीं रखा है, उन लोग को फ्रीडम है, दे हैव डिस्क्रिशन टू अलाउ एनीथिंग। और इधर देखो, मैंने फ्रेश क्लेम, एग्जिस्टिंग क्लेम ऐसा बाइफर्केशन भी नहीं किया, उन लोगों के लिए सब एक बराबर है, चाहे वो फ्रेश क्लेम है कि कुछ नया एग्जिस्टिंग क्लेम हो, इट इज द डिस्क्रिशन टू अलाउ नॉट अलाउ। पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयर होल्डर्स। ओके, करेक्ट। सी इसका डाउट क्या था मालूम है कि सर आपने वो ओटी गदर में वो बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट का कुछ बताया था ना, उसमें तो आपने बोला था एसएससी को कुछ भी नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट के फायदे के लिए होता है, वो रीओपनिंग में होता है, रीओपनिंग। सी अगर तुम्हारा कोई पुराना ईयर रीओपन हुआ होता ना, तो रीओपनिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू एस्केप्ड इनकम, उसमें एसएससी को कुछ बेनिफिट मिल ही नहीं सकता है, वो तो अपील वाले भी नहीं देने वाले, वो अलग मैटर था। इन तीनों क्वेश्चन में क्या हुआ था, कोई पुराने ईयर का रीओपनिंग, इट वाज अ रेगुलर असेसमेंट, ये रेगुलर असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चंस थे। बाकी उसके माइंड में सही चीज आई है, लेकिन सर आप एक दिन बोले थे ना कि गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए होता है, एसएससी को कुछ नहीं मिल सकता, वो पॉइंट किसके लिए था, रीओपनिंग। कोई पुराने ईयर के लफड़े खुल के आते हैं और पुराने ईयर का केस रीओपन होता है ना, तो रीओपनिंग में तो उनको जो तुम्हारे झोलझाल का मालूम पड़ा है उसी को पकड़ के बैठेंगे,
फिर उसमें तुमको कुछ बेनिफिट मिलेगा भी नहीं, वो तो ना एओ देगा ना अपील वाले देंगे, बिकॉज रीओपनिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एस्केप्ड इनकम्स. ओके, बट इन 3 क्वेश्चन में ना, थैंक्स फॉर दैट क्वेश्चन, इट गिव मोर क्लैरिटी टू माय स्टूडेंट्स. ओके, इन 3 क्वेश्चन में ना इट वाज नॉट रीओपनिंग, इट वाज अ नॉर्मल रेगुलर असेसमेंट. ओके, और एक चीज, रेगुलर असेसमेंट का मतलब ही क्या, इट इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट. ओके, अभी तो इधर देखो, अगर एओ को कुछ पता है तो उसको ऐसा नहीं बोलो चल मेरे को पता, मैं क्यों सामने से क्यों बताऊं. जैसे ब्रॉड फॉर लॉस वाले केस में क्या था, एओ को मालूम है ना. चलो एओ से दिमाग से स्किप हो जाए अलग बात है, लेकिन अगर एओ को मालूम है सामने असेसी बोल भी रहा है, तो एओ इज ड्यूटी बाउंड टू हेल्प. ओके, फॉर समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर इन इनकम टैक्स का डेटाबेस. ओके, इसमें फ्रेश क्लेम. हाँ, तो अभी अभी ये जो डाउट पूछी है तो यही क्वेश्चन हो गया ना यार. जैसे पृथ्वी वाले केस में क्या हुआ था, अभी ये जो डाउट पूछी वही है ना कि एओ अगर अलाउ नहीं कर रहा है तो अपील में ले लेंगे, तो वही तो किया था पृथ्वी वालों ने. अरे पृथ्वी ब्रोकर के केस में क्या हुआ था, नॉट कंसिडर्ड बाय एओ, तो लोग अपील अथॉरिटी के सामने गए थे, फिर अपील अथॉरिटी ने अलाउ कर दिया था. इधर तो खाली क्वेश्चन पूछा है, कैन असेसी नाउ मेक सच क्लेम बिफोर अपील अथॉरिटी. रियल लाइफ में तो इन लोग अपील अथॉरिटी में क्लेम किए थे, अलाउ भी हो गया था. ये तो क्वेश्चन फ्रेम करने का स्टाइल है. तो इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है, कुछ भी ऐसा कोई फ्रेश चीज़ है ना, ऐसा लगा अरे यार शिट रिटर्न में मिस हो गया यार, या फिर रिवाइज करने का टाइम निकल गया यार, तो डोंट वरी, एओ से तो उम्मीद मत रखो, लेकिन अपील अथॉरिटी में स्कोप है, दे कैन अलाउ, और वो भी डिस्क्रिप्शन है. डिस्क्रिप्शन मतलब वो खड़ूस हुआ ना तो शायद वो भी मना कर देगा. तुम लोग नोटिस किए मैंने इधर क्या लिखा था, डिस्क्रिशनरी और अपील अथॉरिटीज. ओके, यस, नहीं नहीं, सी गलत नहीं, इधर देखो, अभी कितने लोग को क्या लग रहा है यार, एओ को बोले तू अलाउ ही मत का, अलाउ ही मत का, फ्रेश क्लेम अपील में चला जाएगा, तो ऐसे सब लोग अपील में चलाएंगे. अरे अपील में कोई इजीली जाता नहीं है, अपील में घुसता मतलब 100 मगजमारी होती है. अरे कितनी बार अपने को लगता है ना मैं एकदम सही हूं, तो भी कोई अपील में जाना प्रेफर नहीं करता. अपील प्रोसीडिंग इज नॉट दैट सिंपल, इट इज अ टीडियस प्रोसेस, पीपल ट्राई टू अवॉइड इट. हाँ, इतना ही तुझे सदमा लगा है कि यार मेरा 43B का, यार मैं तो लेके रहूंगा, तो अपील में जा. और अपील में गया तो उसका भी डिस्क्रिशनरी है ना, वहां पे जो अपील में सीटा वीटा बैठे उन लोग देखेंगे ये तो टाइम पास वाला आदमी है यार, नहीं देने का जा. लेकिन उनको लगा बंदे का यार केस जेन्यून है, बेचारा एकदम जेन्यून पीड़ा में, तो उन लोग अलाउ करेंगे, डिस्क्रिशनरी है. तो मतलब तुम लोग ये भी मत सोचो ये वो नहीं माना कि चलना अपील में चले जाएंगे, तो चले जा, पहले तो अपील में कोई इजीली जाता भी नहीं है, और गया उसका मतलब गारंटी अलाउ थोड़ी होने वाला. डिस्क्रिशनरी मतलब डिस्क्रिशनरी, इट मे और मे नॉट बी अलाउड. ओके, बट वो डिस्क्रिप्शन अपील अथॉरिटी को देना पड़ता है, क्योंकि अपील वालों का काम ही क्या है, लोगों का दुख दूर करना. और किसी का जेन्यून दुख है, तुम लोग ये छोटी मोटी बातें नहीं लेके, तूने रिटर्न में क्यों नहीं दिखाया, वो नहीं, उन लोग वो छोटी बातों को लेके नहीं बैठ सकते, उनको बड़ा दिल रख के ब्रॉडर व्यू लेके उनको हेल्प करना चाहिए. ओके, बट एओ को तो बोला है भाई तू रिटर्न के ऊपर काम करता है ना, तो कुछ भी फ्रेश चीजें उनको लेनी है तो रिटर्न में ही लेना चाहिए. हाँ, अगर कोई चीज तुझे अवेयर है ब्रॉड फॉर लॉस जैसी, उधर तू ड्यूटी बाउंड है, बाकी फ्रेश क्लेम्स तुम एंटरटेन मत करो. ओके, सी ये अगर चार्ट में ना देता ना, इसको तीनों को ऐसे एनालाइज नहीं करता ना, तो ये तो भयंकर कंफ्यूजन है. ओके, क्योंकि तीनों क्वेश्चन सेम लग रहे, कुछ भूल गया था इससे से, लेकिन तो तीनों में अलग क्या था, एक में वो फ्रेश क्लेम था, ओके, और एओ के सामने मांग रहा था, दूसरे में फ्रेश क्लेम नहीं था, इट वॉज अ नॉन क्लेम इन फ्रंट ऑफ एओ, और थर्ड क्वेश्चन में तो अपील अथॉरिटी के सामने मांग रहा हूं, उधर तो कोई भी टाइप का क्लेम हो, दे हैव द डिस्क्रिप्शन टू अलाउ और नॉट अलाउ. बराबर, यस.
ये इनकम एस्केपिंग में नहीं, इनकम एस्केपिंग में तो जो इनकम एस्केपिंग तो जब होता है ना, तो जो एस्केप्ड इनकम मिली है उनको, उन लोग उसी तक सीमित रहते हैं। मैंने क्या बोला था, बोलने के लिए रीओपन है बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू एस्केप्ड इनकम। अपने नोट्स में देखो एक सेंटेंस लिखा है, द स्कोप ऑफ सेक्शन 147 रेस्ट्रिक्टेड टू एस्केप्ड इनकम। वहां उन लोग पुराने दिनों की यहाँ वहां की बातें सुनेंगे भी नहीं। वो तो था ना, असेसी कैन नॉट री एजिटेड, ही कैन नॉट क्लेम व्हाट ही फॉरगॉट अर्लियर, कुछ नहीं, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू एस्केप्ड इनकम, खाली एस्केप्ड इनकम संबंधित खर्चा मिलेगा, वो बराबर है। बट ये तीनों केस इनकम एस्केपिंग के नहीं थे, ऐसा थोड़ी लिखा था, इट वॉज रेगुलर असेसमेंट क्वेश्चन। तो अपने सारे सम्स असेसमेंट प्रोसीजर के हो गए, तो असेसमेंट प्रोसीजर का टॉपिक फाइनली दी एंड हो चुका है। ओके